Next, in this treatment for anterior open bite, the bite is deepened by retroclining and extruding the incisors during retraction. ठीक है, तो इस ट्रीटमेंट को हम क्या बोलेंगे? इस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं ड्रॉ ब्रिज इफेक्ट. Extractions of the first premolars can improve the incisor vertical relationship via the draw bridge effect, whereby the bite is deepened by retroclining the intruded incisors. जो intruded incisors हैं उनको retrocline कर देते हैं हम, ठीक है. और ड्यूरिंग रिट्रैक्शन जब हम पीछे लेके जा रहे होते हैं इंसाइजर्स को तो उनको रेट्रोक्लाइन कर देते हैं हल्का सा, ठीक है. इससे कि एंटीरियर ओपन बाइट जो है वो कम हो जाती है. Alternatively, the extraction of second premolars or molars may also allow the open bite to deepen as the posterior teeth will move measly during space closure, that is known as wedge effect. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है. ग्राफ देख के आपको ऐसा पहली बार देख के लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट एक साइड आपको प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन दे रखी है और एक साइड दे रखा है टाइम इन मिनट्स, ठीक है. टाइम इन मिनट्स. अब टाइम इन मिनट्स का क्या रोल है यहाँ पे कि आपका इनिशियल जब वो ग्लूकोज लोड कर रहे हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए, तब आपकी ग्लूकोज की रेंजेस कितनी आती हैं. तो नॉर्मल रेंज जो होगी वो 100 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक जाएगी, 140-150 तक जाएगी पोस्ट प्रेंडियल, ओके. और उसके बाद वापस ये 100, 109, 110 तक के बीच में आ जाती है, ठीक है. दैट इज़ अ नॉर्मल ग्लूकोज लेवल. तो सिर्फ आपको ये पूछा होगा कि कौन सा इनमें से ग्लूकोज लेवल जो है, कौन सा ग्लूकोज का ग्राफ जो है दैट इज़ नॉर्मल इन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. तो डरना नहीं है ऐसे ग्राफ से, उसमें बस वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है. जो 140 के नीचे है पोस्ट प्रेंडियल भी दैट इज़ नॉर्मल ग्लूकोज टेस्ट. उसके बाद अगर 140 के ऊपर जा रहा है तो माइल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, उससे भी ऊपर जा रहा है सीवियर डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, ठीक है. और इसमें एक ब्राउन कलर का कर्व होता है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज लैग कर्व, ठीक है. लैग कर्व सिमिलर टू डायबिटीज़ मेलाइटिस जाता है, लेकिन वो माइल्ड और सीवियर डायबिटीज़ मेलाइटिस के बीच का कर्व होता है. नेक्स्ट, ओडीपीएस कम्प्लेक्स इज सीन इन व्हाट? ओडीपीएस कम्प्लेक्स इज सीन इन फैलिक स्टेज, ठीक है. ओडीपीएस कम्प्लेक्स फैलिक स्टेज के अंदर देखा जाता है. टैपिंग फॉर इम्प्लांट प्लेसमेंट इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ बोन? टैपिंग जो है वो डेंस कॉर्टिकल बोन के लिए यूज़ किया जाता है. टैपिंग फॉर एन इम्प्लांट प्लेसमेंट इट्स डन फॉर डेंस कॉर्टिकल बोन. नेक्स्ट, इन HBSS हैंक्स बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इंजरी. तो उसके अलावा क्या आप यूज़ कर सकते हो? तो आप कोल्ड मिल्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है. सिंपली दुकान से एक मिल्क का पैकेट ले लेना उसी टाइम और उसमें अपना जो टूथ है उसको स्टोर करके डेंटिस्ट के पास ले आना है. नेक्स्ट, द क्लासिकल हॉलमार्क ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस इज व्हाट? क्लासिकल हॉलमार्क ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस इज टिश्यू नेक्रोसिस. म्यूकोरमाइकोसिस में टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है रैपिड, मैनिफेस्टेड एज अ नेक्रोटिक लीजन. एशआर या फिर ब्लैक डिस्चार्ज निकलने शुरू हो जाता है नेजल या ओरल कैविटी से, विद या विदाउट फीवर होता है ये. एंड इट इज एसोसिएटेड विद फीचर्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड थ्रोम्बोसिस. क्वेश्चन बोला हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंडीशन. एक इमेज दे रखी है जिसमें टंग फुली स्वोलन है, हाफ टंग फुली स्वोलन हो गई है, ठीक है. तो और उसमें पिंक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस बन गए हैं और पूरी टंग का मैक्रोग्लॉसिया हो गया, ठीक है. इरेगुलर मतलब पूरी टंग जो है सूजी हुई है इमेज के हिसाब से. सो व्हाट इट इज़ मोस्ट लाइकली बी? इट इज़ मोस्ट लाइकली ओरल लिम्फेंजियोमा. अगर टंग अफेक्टेड होती है लिम्फेंजियोमा के अंदर तो एंटीरियर डॉर्सल पार्ट ऑफ टंग जो है सबसे ज़्यादा कॉमन साइट होती है, एंटीरियर डॉर्सल पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट. पैथोग्राफिक फीचर्स जो अगर हम लिम्फेंजियोमा की उसके बात करें तो उसमें नोडुलैरिटी इरेगुलर हो जाती है, सरफेस टंग का बिल्कुल इरेगुलर हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, पिंकिश प्रोजेक्शन हो जाएंगी जहाँ से हल्का हल्का आपको ऐसा लगेगा कि ब्लड निकल रहा है, विद मैक्रोग्लॉसिया. इन सारी चीज़ों की वजह से स्पीच डिस्टर्बेंस हो जाती है, पुअर ओरल हाइजीन हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है फ्रॉम द टंग एंड दैट इज एसोसिएटेड विद ओरल ट्रॉमा, ओके. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, ठीक है. येलो कलर कम्प्लेक्स बनता है स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज का. स्ट्रेप्टोकोकस विल गो फॉर येलो कम्प्लेक्स. उसके बाद आता है पर्पल कम्प्लेक्स. पर्पल कम्प्लेक्स में आपके पास आता है ए ओडोंटोलेटिकस. पर्पल इज ए ओडोंटोलेटिकस, ठीक है. उसके बाद रेड कम्प्लेक्स में यू हैव पी जिंजिवालिस, टी फोर्सिंथिया, टी डेंटिकोला. रेड कम्प्लेक्स में पी जिंजिवालिस, टी फोर्सिंथिया एंड टी डेंटिकोला. जिंजिवालिस, फोर्सिंथिया, डेंटिकोला इन रेड, ठीक है. रेड के बाद आता है ग्रीन कम्प्लेक्स. ग्रीन कम्प्लेक्स में यू हैव इक्नेला कोरोडेंस एंड एक्टिनोमाइसेटिस कॉमिटेंस. इक्नेला कोरोडेंस और एक्टिनोमाइसेटिस कॉमिटेंस इन द ग्रीन कम्प्लेक्स, ठीक है. फिर लास्ट में ऑरेंज कलर का कोई कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज बाय फ्यूजोबैक्टीरियम प्रेविटोला, ठीक है. फ्यूजोबैक्टीरियम और प्रेविटोला से ऑरेंज कॉम्प्लेक्स बनता है अपना. नेक्स्ट सेकंड स्टेप इन रिसेक्टिव ऑस्टियो सर्जरी इज व्हाट? इट इज रेडिकुलर ब्लेंडिंग. देखो पहला स्टेप जो होता है वो वर्टिकल ग्रूविंग का होता है, दूसरा स्टेप रेडिकुलर ब्लेंडिंग का होता है, ठीक है. फिर इंटर रेडिकुलर बोन की मार्जिनलाइजेशन की जाती है, फिर हम ग्रेजुअली बोनी मार्जिन्स को स्मूथ आउट कर देते हैं. नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ डमी सकिंग ऑन डेंटिशन इज व्हाट? डमिंग सकिंग ऑन डेंटिशन से हमारा सिमेट्रिकल ओपन बाइट होता है,
ठीक है। डमी सकिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं वो एंटीरियर ओपन बाइट के केसेस में हम डेसिडस डेंसिशन में करवाते हैं, जिसमें कि यूजुअली सिमेट्रिकल हमारे पास सकिंग होती है। अ स्पेस बिटवीन द अपर एंड द लोअर इंसाइजर ऑफ 0.5 सेंटीमीटर इज नॉट अनकॉमन विद द कंप्लीशन ऑफ डेसिडस डेंटिशन बाय द 30 मंथ्स ऑफ एज। तो उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो पोस्टीरियर क्रॉस बाइट कभी कभार डेवलप कर जाती है विद अपर मोलर्स इनसाइड द लोअर मोलर्स on one side. This is probably due to the reduction in the width of the upper arch, and these children caused by palatal tilting of the upper molars resulting from the tongue being displaced downward by the digit. ठीक है, और ये सारा जो है वो डिजिट सकिंग की वजह से हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स बिलोंग टू द प्रॉक्सिमल रो। ठीक है, प्रॉक्सिमल रो में हमारे पास आते हैं स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूटेरियम एंड स्पिसिफॉर्म। ठीक है, स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूटेरियम एंड पिसिफॉर्म आर इन द प्रॉक्सिमल रो, दैट इज टूवर्ड्स द फोरआर्म। जो टूवर्ड्स द फोरआर्म होते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल रो। डिस्टल रो के अंदर हमारे पास आते हैं ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। हैमेट, कैपिटेट, ट्रेपीजियोइड और ट्रेपीजियम जो है वो डिस्टल रो में आते हैं, जो टूवर्ड्स फिंगर्स होते हैं। ठीक है, एक टूवर्ड्स फोरआर्म आ जाते हैं हमारे पास, ये जो हाथ के बोन्स होते हैं, और एक टूवर्ड्स फिंगर्स चले जाते हैं। जो टूवर्ड्स फिंगर्स चले जाता है उनको हम कहते हैं डिस्टल रो, और जो टूवर्ड्स द बॉडी और टूवर्ड्स द फोरआर्म आते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल रो। इजी लैंग्वेज में बोलें तो प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स मूविंग फ्रॉम रेडियल टू अल्नर साइड आर स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूटेरियम एंड पिसिफॉर्म। स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूटेरियम एंड पिसिफॉर्म, दीज आर द प्रॉक्सिमल बोन्स। एंड वाइल द डिस्टल बोन्स, ठीक है, डिस्टल बोन्स ऑफ कार्पल बोन्स फ्रॉम द रेडियल टू द अल्नर, इसमें ट्रेपीजियम आता है, ट्रेपेजॉइड आता है, कैपिटेट और हैमेट। हैमेट, कैपिटेट, ट्रेपीजियोइड और ट्रेपीजियम ये कंप्राइज करते हैं फ्रॉम जो डिस्टल रो है हमारी उसको। ग्रीन स्पैन सिंड्रोम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट। ग्रीन स्पैन सिंड्रोम में आपके पास लाइकन प्लानस होता है, वैस्कुलर हाइपरटेंशन होती है, प्लस डायबिटीज मेलाइटिस इज देयर। ठीक है, बट पैम्फिगस नहीं होता है। ग्रीन स्पैन सिंड्रोम में लाइकन प्लानस, vascular hypertension and diabetes mellitus occurs. Next, in Phone's brushing technique, the bristles are placed at what angle? The Phone's brushing technique में bristles होते हैं, they are placed at an angle of 90 degree to a tooth. मतलब जैसे हम नॉर्मली ब्रश करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे दांतों के बीच में हम फोन्स टेक्निक में रखेंगे और उससे रगड़ देंगे। ठीक है, वी विल स्क्रब इट आउट। नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन यूज्ड फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग क्यूरेटाज, रिसेक्शन ऑफ द रूट टिप, रेट्रो प्रेपरेशन एंड रेट्रो फिलिंग। तो कितनी मैग्निफिकेशन यूज़ की जानी चाहिए? 8x to 14x यूज़ की जाती है। ठीक है, 8x से 14x। नेक्स्ट, द स्माइल आर्क इज जज्ड मोस्ट अट्रैक्टिव व्हेन द अपर इंसाइजल एजेस आर पैरेलल टू द कर्वेचर ऑफ द लोअर लिप। जब अपर इंसाइजल एजेस जो होते हैं वो लोअर लिप के कर्वेचर से पैरेलल होते हैं तो स्माइल आर्क को हम अट्रैक्टिव मानते हैं। नेक्स्ट, द नाइफ यूज्ड इन जिंजिविक्टोमी प्रोसीजर्स इज व्हाट नाइफ? इट इज कर्कलैंड नाइफ दैट इज यूज्ड इन जिंजिविक्टोमी प्रोसीजर। कर्कलैंड नाइफ जो थी वो आगे एक तैंथू की तरह दिखाई देती है। ठीक है, एक तैंथू की तरह आगे से दिखाई देगी कर्कलैंड नाइफ। नेक्स्ट, द बोन दैट इज फॉर्म्ड अंडर स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड एज व्हाट काइंड ऑफ बोन? इट इज नोन एज डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। नेक्स्ट, ऑल द अदर ट्रीटमेंट्स ऑफ अ पेशेंट विद जिंजाइवल रिसेशन एक्सेप्ट व्हाट? देखो, जिंजाइवल रिसेशन में हम कॉर्नरली एडवांस्ड फ्लैप यूज़ करते हैं, सेमी ल्यूनर कॉर्नरली रीपोजिशनिंग फ्लैप यूज़ करते हैं, लेटरल रीपोजिशनिंग फ्लैप यूज़ करते हैं, बट अपाइकल रीपोजिशनिंग फ्लैप हम नहीं करेंगे। ठीक है, अपाइकल रीपोजिशनिंग फ्लैप नहीं कर सकते। दिस टेक्निक इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रोवाइडिंग गुड एस्थेटिक रिजल्ट्स, बट इट इज़ ओनली इंडिकेटेड विद एडिक्वेट सल्कस डेप्थ जब तक हो। ठीक है, अपाइकल रीपोजिशनिंग फ्लैप हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास एडिक्वेट सल्कस डेप्थ प्रेजेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनरेटिव एंडोडोंटिक प्रोसीजर? रीजनरेटिव एंडोडोंटिक प्रोसीजर इन चारों में से रीवैस्कुलराइजेशन को माना जाता है। ना ही पल्प रीजनरेशन, ना ही होल पल्प रीजनरेशन, ना ही पल्प रिससिटेशन, इट इज रीवैस्कुलराइजेशन। नेक्स्ट, ड्रग इंड्यूस्ड जिंजाइवल एनलार्जमेंट बाय मास्ट सेल्स मीडिएटेड एंड्रोजन, बाय मास्ट सेल मीडिएटेड एंड्रोजन स्टिमुलेशन ऑफ जिंजाइवल फाइब्रोब्लास्ट। एंड्रोजन स्टिमुलेशन ऑफ जिंजाइवल फाइब्रोब्लास्ट, इट इज ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू फेनेटोइन। ठीक है, फेनेटोइन कॉजेज जिंजाइवल ओवरग्रोथ and is by mast cell mediated androgen stimulation of the gingival fibroblast. ठीक है, नेक्स्ट, ट्रू अबाउट ड्राई सॉकेट इज व्हाट? ड्राई सॉकेट इज अ फॉर्म ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस। ठीक है, एल्वियोलर ऑस्टियाइटिस जनरली रेफर्स टू द लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन विद नो प्रोग्रेशन थ्रू द मैरो स्पेसेस compared with osteomyelitis. Often the term alveolar osteitis is considered synonymous with dry socket, but some specify that the dry socket is focal or localized, तो उसको alveolar osteitis भी बोलते हैं। Next, a patient is currently on 75 milligram aspirin.
with a history of heart attack 3 years back and has to undergo extraction. What is the recommended protocol? ठीक है, आपको कैरी आउट करना है एक्सट्रैक्शन एज दिस अमाउंट ऑफ एस्पिरिन डू नॉट अफेक्ट द हमारा hemostasis measures. The correct consensus and recommendations are in favor of continuing the aspirin therapy during simple tooth extractions as bleeding complication incidence is very less. If it occurs, it can be controlled efficiently by local hemostasis measures. ठीक है, next, which of the following surgical technique is not used to accelerate tooth movement in orthodontics? कॉर्टिकोटोमी हम यूज़ करते हैं, पीजोसीजन यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑस्टियोपरफोरेशन यूज़ करते हैं, बट लिपस इट इज़ नॉट यूज्ड, LIPUS इज़ नॉट यूज्ड. ये तीनों ऑप्शन जैसे कॉर्टिकोटोमी, पीजोसीजन हो गया, माइक्रो ऑस्टियोपरफोरेशन हो गया, इनसे हम कर सकते हैं. दीज आर सर्जिकल टेक्निक्स टू एक्सेलरेट टूथ मूवमेंट, बट लिपस नहीं होता. व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन अकर ड्यूरिंग लैरिंजोस्कोपी? लैरिंजोस्कोपी में सबलक्सेशन हो सकती है लोअर इंसाइजर्स की. ठीक है, ड्यूरिंग लैरिंजोस्कोपी मतलब हम लैरिंग्स को एग्जामिन कर रहे हैं. ठीक है, द रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस आर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, इंजरी टू टीथ, फेलियर टू ऑफ द वोकल कॉर्ड टू हील आफ्टर बायोप्सी. ठीक है, लैरिंजोस्कोपी के बाद अगर बायोप्सी लिए तो वोकल कॉर्ड हील करने में फेल कर जाती कभी कभार. कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू एनेस्थीसिया, द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट विल डिस्कस द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड with laryngoscopy prior to the surgery. Next, the maximum amount of maxillary incisor protraction that can be achieved surgically with orthodontics is how much? It is 5 millimeters. ठीक है, मैक्सिमम प्रोट्रैक्शन जो हम अचीव कर सकते हैं दैट इज 5 millimeters सर्जिकली विद ऑर्थोडोंटिक्स. नेक्स्ट, द अप्लायंस शोन बिलो इज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ व्हाट? ये आपके पास फ्रैंकल 3 आपको अप्लायंस दिया हुआ है, FR3 फंक्शनल रेगुलेटर 3 फ्रैंकल अप्लायंस दिया हुआ है. इट इज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ क्लास 3 मालोक्लूजन. क्लास 3 मालोक्लूजन की करेक्शन के लिए फ्रैंकल अप्लायंस यूज होता है. ठीक है, जिसमें कि आपके पास मैक्सिलरी रेट्रूजन है, मैक्सिला छोटा है लेकिन मैंडिबुलर प्रोग्नाथिज्म नहीं है. ठीक है, देयर इज नो मैंडिबुलर प्रोग्नाथिज्म बट मैक्सिला इज छोटा. आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जिसमें कि एक पिंचिंग की बनी हुई है और एक होल बना हुआ है. पिंचिंग की एंड होल बना हुआ है. ठीक है, एक प्लायर जैसा इंस्ट्रूमेंट होगा. इट इज बैंड पिंचिंग प्लायर. ठीक है, जिसमें बैंड पिंचिंग की बनी हुई है और होल बना हुआ है. इट इज अ बैंड पिंचिंग प्लायर. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग TMA. इनमें फ्रिक्शन जो होता है वो हायर देन स्टेनलेस स्टील बियर करने की ताकत होती है. दे आर मोर स्प्रिंगी देन स्टेनलेस स्टील. दिस आर ट्रू स्टेटमेंट्स. इनका लोड डिफ्लेक्शन रेट जो होता है वो रिलेटिवली लो होता है. ठीक है, टाइटेनियम मॉलिब्डेनम अलॉय का लोड डिफ्लेक्शन रेट इज रिलेटिवली लो. ठीक है, लेकिन इसमें जो गलत स्टेटमेंट दी हुई है, इट सेज दैट इट कैन नॉट बी वेल्डेड और कोल्ड वर्कड. लेकिन टाइटेनियम मॉलिब्डेनम अलॉय के ऊपर हम कोल्ड वर्किंग भी कर सकते हैं. ठीक है, और उसको वेल्ड भी कर सकते हैं. सो इट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, सही स्टेटमेंट क्या होगी कि हम कर सकते हैं काम, कोल्ड वेल्डिंग भी कर सकते हैं और कोल्ड वर्किंग भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, 12-year-old बॉय शो स्लाइट मोबिलिटी इन हिज मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर. रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत उसको नहीं है. ठीक है, हल्का सा क्राउन का फ्रैक्चर है इन द अपाइकल थर्ड. ठीक है, हल्का सा क्राउन का फ्रैक्चर है इन द अपाइकल थर्ड. व्हाट विल बी योर ट्रीटमेंट? यू विल रिलीव द ऑक्लूजन. ठीक है, यू विल रिलीव द इंसाइजर फ्रॉम द ऑक्लूजन. ठीक है, एंड रीपोजिशन द स्प्लिंट ऑन द टूथ. ठीक है, या तो ये लग्जेट कर गया क्योंकि आपको सिर्फ रेडियोग्राफ दिया है तो आप 2D में उसको बता नहीं पाओगे, तो आप सिर्फ उसका ऑक्लूजन रिलीव करोगे और रीपोजिशन करोगे, स्प्लिंट कर दोगे टूथ को, ताकि उसको एक स्टेबल पाथवे मिल जाए, स्टेबल जगह, स्टेबल एंकरेज मिल जाए हील करने के लिए. ठीक है, क्योंकि अपाइकल थर्ड के जो हमारे फ्रैक्चर्स होते हैं उनमें मैक्सिमम प्रोग्नोसिस होता है बेटर होने का. नेक्स्ट, एक 32-year-old फीमेल आपके क्लिनिक में आती है जो कि एथलीट है. शी कम्स टू योर क्लिनिक विद द लूज टीथ इन द अपर फ्रंट रीजन सिंस 1 month. ठीक है, द पेशेंट गिव्स अ हिस्ट्री ऑफ फॉल ऑन द ग्राउंड अराउंड द सेम टाइम. ठीक है, रेडियोग्राफिक पिक्चर इज एज फॉलोज. द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज व्हाट? देखो, इसमें एक इंटरनल रिजॉर्प्शन शुरू हो गई है और इंटरनल रिजॉर्प्शन के ऊपर जो है हमारे पास जो ऊपर कैनाल है वो पूरी कैल्सिफाई हो चुकी है. इमेजिन करो इंटरनल रिजॉर्प्शन, फिर उसके ऊपर वाली कैनाल कैल्सिफाई हो चुकी है. सो हमें ऑप्शन जो चूज करना है दैट इज इंटरनल रिजॉर्प्शन विद पैथोलॉजिक टूथ फ्रैक्चर. ठीक है, इट इज अ पैथोलॉजिकल रूट फ्रैक्चर ड्यू टू इंटरनल रिजॉर्प्शन. 11-year-old child comes to your dental office 1 hour after injury to tooth. On examination, 1-1 and 2-1 have increased mobility and appear to be elongated. ठीक है, whereas 4-1 has a fractured crown. Radiographic examination revealed increased periodontal ligament space apically to both the upper incisors. And with respect to a 4-1, there is fracture involving the pulpal space. The best treatment option for this will be what? आपको रीपोजिशन करना पड़ेगा टूथ को 1-1 और 2-1 को. ठीक है, इन द सॉकेट, और उनको एक फ्लेक्सिबल स्प्लिंट प्रोवाइड करना है. ठीक है, और क्योंकि 4-1 के नीचे हमारे पास रेडियोलुसेंसी बन चुकी है, एब्सेस बन चुकी है, तो वहाँ पे यू विल गो फॉर RCT
एंड इफ द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट इज अवेलेबल बॉन्ड इट बैक टू द टूथ। अगर हमारा 1141 जो है जिसको हम आरसीटी कर रहे हैं उसका फ्रैक्चर फ्रेगमेंट हमारे पास है तो उसको हम टूथ के साथ बॉन्ड कर सकते हैं, रीबॉन्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ हीलिंग और रीजनरेशन, मतलब हीलिंग जो फास्टर हील करेगा वो पहले आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जंक्शनल एपिथेलियम हमारा हील करता है, फिर सर्कुलर एपिथेलियम, देन कनेक्टिव टिश्यू एंड देन एल्वियोलर बोन। सबसे फास्ट हीलिंग किसकी होती है? जंक्शनल एपिथेलियम की, फिर आती है सर्कुलर एपिथेलियम की, फिर आती है कनेक्टिव टिश्यू की, एंड देन लास्ट में वी हैव एल्वियोलर बोन की हीलिंग। नेक्स्ट, द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट बट नॉट एज अ सैनिटाइजर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जा सकता है बट नॉट एज अ सैनिटाइजर। नेक्स्ट, वी ब्यूल प्लॉट इज यूज फॉर व्हाट? WEIBUL plot, it is used for what? It is used for resin based composites and ceramics. It is used for resin based composites and ceramics. ठीक है, इसको चेक करने के लिए resin based composite और ceramic की जो स्टैटिस्टिक है उनको चेक करने के लिए we use VBUL plot. Next, a patient visits to you, ठीक है, जिसके दोनों सेंट्रल इंसाइजेस जो है वो ऑपोजिट साइड को मतलब बाहर की साइड को निकले हुए हैं, ठीक है, मतलब डिस्टल साइड को टिल्टेड है दोनों इंसाइजेस, और उसके अलावा सीधा फिर कैनाइन आया, लेटरल इंसाइजर उसका नहीं है। सो व्हाट इज दिस स्टेज? इट इज अ बायलेटरल विंगिंग स्टेज, ठीक है। लिंगुअल रोटेशन हैज बीन टर्म्ड एज काउंटर विंगिंग बाय डहेलबर्ग, वेयर एज लेबियल रोटेशन इज सिंपली टर्म्ड एज विंगिंग, ठीक है। लिंगुअल रोटेशन अगर होती है तो काउंटर विंगिंग बोलते हैं, और लेबियल रोटेशन अगर होती है तो हम सिंपली उसको विंगिंग बोलते हैं। आउट ऑफ 100 कैंसर पेशेंट्स 70 आर स्मोकर्स, but out of 200 non-cancer patients of whom 20 are smoking, which statement is correct? Incidence of cancer among smokers is 7 times more, ठीक है। नेक्स्ट, एक ड्रग है आपके पास जिसमें कि 500 मिलीग्राम की डोज प्रेजेंट है, बट गवर्नमेंट ने जब स्टडी करी उसी ड्रग पे तो उसके अंदर जो डोज निकली दैट इज 200 मिलीग्राम इंस्टेड ऑफ 500 मिलीग्राम। जो लेबल पे था उससे 300 मिलीग्राम कम निकली। तो ये कौन सा एरर है अकॉर्डिंग टू 1940 एक्ट? इट इज़ अ मिस ब्रांडेड ड्रग, ठीक है। आप इसको मिस ब्रांड कर रहे हो, आप 200 ग्राम ड्रग डाल रहे हो और 500 ग्राम का ब्रांडिंग लगा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, ईस्टमैन करेक्शन इज डन वाइल स्टडिंग द एंगल। ईस्टमैन करेक्शन SNA एंगल को स्टडी करते हुए करी जाती है। ईस्टमैन करेक्शन इज डन वाइल स्टडिंग द SNA एंगल। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट फेस सिंड्रोम इज व्हाट? शॉर्ट फेस सिंड्रोम के लिए यू विल गो फॉर सर्वाइकल पुल हेडगियर। शॉर्ट फेस सिंड्रोम के लिए सर्वाइकल पुल हेडगियर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लीजन, ठीक है। आपको एक दांत दिया हुआ है, उसके नीचे एक पूरी कैल्सिफिकेशन होगी, पूरी रूट उसने जमा दी हुई है, ठीक है, और रूट का ही पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक गोलाकार में रूट के अराउंड बन चुका है, ठीक है। रूट डिजॉल्व हो गई है एक हिसाब से, और रूट की जगह एक पूरी गोलाकार सीमेंटम का कुछ बन चुका है। इट इज सीमेंटोब्लास्टोमा, ठीक है, और इसके पास एक लाइनिंग भी प्रेजेंट है, ठीक है। लाइनिंग भी प्रेजेंट है, इसकी जो बाउंड्री है उसके पास एक रेडियोलुसेंट लाइनिंग भी प्रेजेंट है जहाँ पे सीमेंटम एंड कर रहा है। इट इज सीमेंटोब्लास्टोमा। नेक्स्ट, कट आउट एक्टिवेटर इज व्हाट? कट आउट एक्टिवेटर जो होता है दैट इज अ पैलेट फ्री एक्टिवेटर। कट आउट एक्टिवेटर इज अ पैलेट फ्री एक्टिवेटर। कट आउट और पैलेट फ्री एक्टिवेटर, इट वॉज गिवन बाय Metzelder. He attempted to combine the advantages of Bionator to the original Anderson-Hoppel activator. This is a modified activator wherein the maxillary acrylic portion covers only the palatal and lingual aspect of the buccal teeth and a small part of the adjoining gingival seat, while the palate remains free. ठीक है, मतलब पैलेट में खाली छोड़ देते हैं और बक्कल और लिंगुअल साइड पे मैक्सिला में हम वो एक्टिवेटर बना देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सीन इन डिजिट सकिंग? डिजिट सकिंग के अंदर आपको सबसे कॉमनली ओपन बाइट दिखाई देगी। ओपन बाइट विल बी मोस्ट कॉमन थिंग इन डिजिट सकिंग। नेक्स्ट, CSF लीक इज सीन इन विच काइंड ऑफ फ्रैक्चर? CSF लीक तब होता है जब हमारे पास लिफॉर्ट 2 आ जाए या लिफॉर्ट 3 आ जाए। लिफॉर्ट 1 में CSF लीक इज नॉट दैट कॉमन। लिफॉर्ट 2, लिफॉर्ट 3 एंड नेजो ऑर्बिटो इथमोइडल फ्रैक्चर, NOE फ्रैक्चर, नेजो ऑर्बिटो इथमोइडल फ्रैक्चर में हमारे पास CSF लीक प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट गिवन बिलो, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? दिस इज अ जिंजाइवल बायोटाइप, ठीक है। जिंजाइवल बायोटाइप, basically gingival thickness of biotype is being measured with the help of modified caliper with the attached periodontal attachments, ठीक है। gingival biotype is a thickness of gingiva in the faciopalatal dimension. faciopalatal dimension में ये thickness of gingiva को measure करता है। Next, when doing an open reduction of subcondylar region, open reduction कर रहे हैं subcondylar region के, which of the following approaches has least likelihood of facial nerve damage? Ritson approach में सबसे कम likelihood होता है of the फेशियल नर्व डैमेज। प्री ऑरिकुलर में भी डैमेज का खतरा रहता है,
ट्रांसपैरोटिड में भी रहता है और रेट्रोमैंडुलर में भी रहता है। प्रीऑरिकुलर में भी रहेगा, ट्रांसपैरोटिड में भी रहेगा, रेट्रोमैंडुलर में भी रहेगा, बट रिडसन अप्रोच हैज़ लीस्ट लाइकलीहुड ऑफ फेशियल नर्व डैमेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग T3 एंड T4? देखो T3 ज़्यादा पोटेंट होता है, पहली चीज़। थायरोक्सिन 3 जो होता है, जो थायराइड हार्मोन का T3 होता है, वो हमारा ज़्यादा पोटेंट होता है। और T3 और T4 दोनों ही हमारे थायराइड फॉलिकल से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, गलत स्टेटमेंट क्या है कि T3 ज़्यादा अबंडेंट है, ये कह रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 टेक्स प्लेस इन द थायराइड ग्लैंड, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, T3 इज़ 20%, T4 इज़ 80%। T3 20% होता है, दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, और T4 80% होता है। हेंस T4 इज़ मोर अबंडेंट, बट T3 इज़ मोर पोटेंट। मोर पोटेंट T3 है और मोर अबंडेंट T4 है। T4 इज़ कन्वर्टेड इनटू T3 इन द पेरिफेरल टिश्यूज़। कहाँ होता है कन्वर्जन? पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर होता है। बोथ T4 एंड T3 आर सिंथेसाइज्ड बाय द थायराइड फॉलिकल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट चेक्ड इन ग्लासगो कोमा स्केल? ग्लासगो कोमा स्केल में प्यूपिल साइज चेक नहीं किया जाता, आई ओपनिंग चेक की जाती है, वर्बल रिस्पॉन्स चेक किया जाता है, मोटर रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। प्यूपिल साइज इज नॉट चेक्ड इन ग्लासगो कोमा स्केल। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन द थर्ड नर्व इंजरी एक्सेप्ट व्हाट? थर्ड नर्व इंजरी की अगर हो रही है हमारे पास तो डिप्लोपिया हो सकता है, अपर आईलिड टॉसिस हो जाता है, और डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड गेज हो जाती है। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होती है वो हमारी थर्ड नर्व होती है, दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन एफरेंट विजुअल सिस्टम बाय कंट्रोलिंग इप्सिलेटरल आई मूवमेंट्स, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन एंड अपर आईलिड एलिवेशन। तो अगर ये चीज़ें खराब हो जाएंगी तो नर्व डैमेज की वजह से डिप्लोपिया हो जाएगा, टॉसिस हो जाएगा, एंड पैरासिस ऑफ द आई अडक्शन। ठीक है, और अपवर्ड और डाउनवर्ड गेज जो होती है वो खराब हो जाती है। अगर आप पेशेंट को सामने से देखोगे तो सबसे पहले उसकी आंखों की टॉसिस हो चुकी होगी, इनएक्टिवेशन ऑफ आईलिड हो गई होगी एक हिसाब से, लेवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियर्स की इनएक्टिवेशन हो जाती है। इसके साथ माइट्रियासिस देखनी जाती है। ठीक है, देयर इज डिक्रीज टोन ऑफ द कंस्ट्रिक्टर प्यूपिल में मसल्स। ठीक है, और आई जो है वो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ फेस कर रही होती है, मतलब नीचे को देख रहा होगा और बाहर की साइड को देख रहा होगा, बॉडी से बाहर की साइड को देख रहा होगा। बट मायोसिस एक जो चौथा ऑप्शन है वो अकर नहीं करता है यहाँ। मायोसिस मतलब आंखें जो हैं वो, जो आंखों का प्यूपल है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, वो अकर नहीं करता है यहाँ पे। नेक्स्ट, CSF राइनोरिया इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्चर्स? CSF राइनोरिया या CSF लीक आपका लेफॉर्ट 2, लेफॉर्ट 3 और नीजो ऑर्बिटो इथमोइडल फ्रैक्चर्स के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट, पैलेटल शेल्फ स्टार्ट टू डेवलप एट व्हाट? पैलेटल शेल्फ जो है वो स्टार्ट टू डेवलप करती हैं एट 7 वीक्स इन यूट्रो। ठीक है, 7 वीक्स इन यूट्रो में पैलेटल शेल्फ जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ एचिंग विद पिटेड इनेमल एंड विदाउट डिसोल्यूशन ऑफ पेरिफेरल प्रिज्म्स। विदाउट डिसोल्यूशन ऑफ पेरिफेरल प्रिज्म आपकी कौन सी टाइप होती है? इट इज़ टाइप 4। ठीक है, टाइप ऑफ एचिंग में हमारे पास 3-4 तरह का आता है। टाइप 1 में क्या रहता है कि हम पूरे प्रिज्म को डिसोल्यूट करवाते हैं, जो प्रिज्म कोरस को डिसोल्यूट करवाते हैं जिससे कि हनीकॉम्ब अपीयरेंस आ जाती है। टाइप 2 में हमारे पास प्रेफरेंशियल डिसोल्यूशन करवाते थे प्रिज्म की पेरीफेरीज का। पेरीफेरीज का टाइप 2 में हम डिसोल्यूशन कराते हैं जिसमें कॉबल स्टोन अपीयरेंस आती है। टाइप 3 में मिक्सचर ऑफ टाइप 1 और टाइप 2 पैटर्न रहता है, मतलब हम पेरीफेरी को भी डिसोल्यूट करवाएंगे और जो बीच का कोर है उसको भी डिसोल्यूट करवाएंगे। ठीक है, दैट इज टाइप 3। फिर आती है बात टाइप 5 की। टाइप 5 हमारे पास आता है फ्लैट स्मूथ सरफेस के ऊपर हम करते हैं। ठीक है, टाइप 6 में हमारे पास क्या रहता है कि पिटेड इनेमल सरफेस एज वेल एज स्ट्रक्चर्स दैट लुक लाइक अनफिनिश्ड पजल्स या फिर मैप या नेटवर्क। पिटेड इनेमल सरफेस टाइप 6 में अनफिनिश्ड मैप या पजल की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट, ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट पॉसिबल विद अलाइनर सेज व्हाट? अलाइनर से ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट मिड लाइन डायस्टीमा में पॉसिबल रहती है। ठीक है, ना ही ओपन बाइट की करेक्शन में पॉसिबल रहेगी, ना ही सीवियर एक्सट्रूजन में पॉसिबल रहेगी, ना ही सीवियर रोटेशन में पॉसिबल रहेगी। सिर्फ मिड लाइन डायस्टीमा के केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे माइनर हमारे को प्रोसीजर करने, माइनर करेक्शन करनी, वहीं पे हमारे पास ये जो ये बनाते हैं हम ऑर्थोडोंटिक अलाइनर्स वो ठीक रहते हैं। नेक्स्ट, लिप ट्रैप इज़ अ फीचर ऑफ व्हाट? लिप ट्रैप इज़ अ फीचर ऑफ क्लास 2 डिव 1। क्लास 2 डिव 1 का मतलब होता है कि हमारे जो एंटीरियर्स हैं वो प्रोक्लाइंड है। ठीक है, एंटीरियर्स आर प्रोक्लाइंड, क्लास 2 डिव 1, तो वहाँ पे लिप ट्रैप हो जाता है। Which of the following are passive components in fixed orthodontics? Passive component in fixed orthodontics are brackets, buccal tubes and ligature wires. ब्रैकेट, बकल ट्यूब और लाइगेचर वायर जो है वो ये हमारे पास पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक के अंदर। पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट में हमारे पास आर्च वायर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उस पर फोर्स लग रही है। Next, a patient came back after few years of RCT. The dentist discovered adequate coronal seal but inadequate apical seal. What could be the reason for this? Inadequate apical seal का रीज़न क्या क्या हो सकता है?
देयर कुड बी इम्प्रॉपर रिकैप्चुलेशन ड्यूरिंग BMP प्रोसीजर, इम्प्रॉपर वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन, या फिर इनकरेक्ट साइज ऑफ मास्टर कोन। ठीक है, इनकरेक्ट साइज ऑफ मास्टर कोन हो सकता है, इम्प्रॉपर वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन हो सकती है, इम्प्रॉपर रिकैप्चुलेशन हो सकती है ड्यूरिंग BMP। जो बाकी दो ऑप्शन है जैसे कि एक्सेस सीलर हो गया और इनएडिक्वेट कंडेंसेशन हो गया, वो डायरेक्टली हमारी अपाइकल सील को अफेक्ट नहीं करते, दे डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द अपाइकल सील। नेक्स्ट, द डिवाइस शोन हेयर इज यूज्ड फॉर व्हाट? इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द सल्कस टेम्परेचर। ये डिवाइस जो है सल्कस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आपको एक बर दिया गया है जिसकी हेड की लेंथ 3 मिलीमीटर है और टिप का डायमीटर 0.8 मिलीमीटर है। तो इसको पूछा है व्हाट इज दिस बर? इट इज नंबर 245 बर। Next, BMP that induces bone formation and osteoblast differentiation is what? It is BMP2। ठीक है, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं BMPs जो कि बोन फॉर्मेशन और ऑस्टियोब्लास्ट डिफरेंशिएशन करवाता है, इट इज BMP that is bone morphogenic proteins 2। Next, fact that orthodontic forces can lead to root resorption was first discovered by what? Orthodontic forces can lead to root resorption. It was first discovered by Ketcham, KETCHAM, Ketcham। सोडियम हाइपोक्लोराइट इज यूज फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट? सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉफ्ट टिश्यू डेब्रिस को निकालने के लिए यूज करता है, क्लॉट डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी होती है और एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, लेकिन ये प्री डेंटिन की लेयर को रिमूव नहीं कर सकता। इट कैन नॉट रिमूव द स्मीयर लेयर इफेक्टिवली। इट इज यूज एज अ रूट कैनाल इरिगेंट क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है टू डिसॉल्व सॉफ्ट टिश्यूज डेब्रिस, एंटी माइक्रोबियल और बैक्टीरियासाइडल एक्शन होता है इसका। ठीक है, और ये माइनर लुब्रिकेंट की तरह भी काम कर लेता है। Next, enamel hypoplasia is due to what? Enamel hypoplasia is due to endogenous intrinsic staining। ठीक है, endogenous intrinsic staining की वजह से enamel hypoplasia हो सकता है। There are two types of dental stains, endogenous और exogenous। Endogenous stain वो होते हैं जो कि internal stain होते हैं that are caused due to certain dental defects such as developmental या फिर drug induced hypoplasia या फिर ऐसे। ठीक है, और exogenous में हमारे पास वो होते हैं जो कि poor dental habits की वजह से बनते होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया। ठीक है, इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन वो होती हैं जो कि अंदर से कोई आपका मेटाबॉलिक डिजीज है, सिस्टमिक फैक्टर खराब हो रहा है, तो डेवलपिंग डेंटिशन में डिस्कलरेशन हो जाती है एज अ कॉन्सिक्वेंस। लोकल फैक्टर्स जिनको रिकग्नाइज किया गया जैसे कि L-कैप्टेन्यूरिया हो गया, कंजेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पॉरीफायरिया हो गया, कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो गया, एमिलोजेंसिस इम्परफेक्टा हो गया, डेंटिनोजेंसिस इम्परफेक्टा हो गया, टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग होगी, फ्लोरोसिस हो गई, इनामल हाइपोप्लेजिया हो गया, पल्पल हेमोरेजिक प्रोडक्ट्स हो गए और रूट रिजॉर्प्शन हो गई। जिसे एजिंग होती है तो उसके साथ भी हमारी जो स्टेनिंग है वो आ सकती है। ठीक है, तो एजिंग वाला भी हमारे साथ यही चीज़ आ जाती है, दैट इज़ अ इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन। फिर एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन में मेटालिक डिस्कलरेशन हो सकती है, नॉन मेटालिक डिस्कलरेशन हो सकती है, या फिर एक्वायर्ड पेलिकल, एक ब्लैक कलर का स्टेन बन जाता है दांतों के ऊपर, वो भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोलॉजिकल इमेजेस डिपिक्ट द प्लेक्सीफॉर्म अमीलोब्लास्टोमा? ये वाला प्लेक्सीफॉर्म है जो सी है, दैट इज अ प्लेक्सीफॉर्म अमीलोब्लास्टोमा। ओके, प्लेक्सीफॉर्म अमीलोब्लास्टोमा में लॉन्ग एनास्टोमोसिंग कॉर्ड्स या फिर लार्ज शीट्स ऑफ ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम दिखाई देती हैं। द कॉर्ड्स और शीट्स ऑफ एपिथेलियम आर बाउंडेड बाय कॉलमनर और क्यूबॉइडल अमीलोब्लास्ट लाइक सेल्स। ठीक है, तो व्हाट इज द लीथल डोज ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिल्वर डायमंड फ्लोराइड इन मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट? अगर हम 520 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट पर 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको एडमिनिस्टर कर देंगे तो इट विल बी लीथल। 520 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। 1 ड्रॉप ऑफ सिल्वर डायमंड फ्लोराइड इज अप्रॉक्सीमेटली 25 माइक्रोलीटर्स। ठीक है, और उसमें सब इट शुड बी सफिशिएंट टू ट्रीट 1 to 5 टीथ। दिस ड्रॉप कंटेन्स अबाउट 11.88 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर डायमंड फ्लोराइड। द लीथल डोज ऑफ सिल्वर डायमंड फ्लोराइड इज अप्रॉक्सीमेटली 520 मिलीग्राम। ठीक है, मतलब आपको 520 डोजेज आपको देनी पड़ेंगी, 520 ड्रॉप्स आपके लिए जो है वो लीथल डोज हो जाती है। वाइल द लीथल सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन इज 380 मिलीग्राम पर केजी। अगर आप सबक्यूटेनियसली उसको एडमिनिस्टर कर रहे हो तो लीथल इज 380 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, सो देयर इज अ लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर दिस सिल्वर डायमंड फ्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स रिक्वायर रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सपोर्टिंग बोन? जब हमारी फ्लैटनिंग करते हैं जो इंटरप्रॉक्सिमल बोन की और ग्रेजुलाइजेशन करते हैं मार्जिनल बोन की। ठीक है, फ्लैटनिंग ऑफ द इंटरप्रॉक्सिमल बोन एंड ग्रेजुलाइजेशन ऑफ द मार्जिनल बोन आर ऑस्टियोटोमी प्रोसीजर्स विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सपोर्टिंग बोन, while the vertical grooving and the radicular blending are purely the osteoplasty procedures। vertical grooving और radicular blending purely osteoplasty procedures है, और flattening of interproximal bone and gradualization of the marginal bone जो है वो osteectomy procedures है। Next, the Andy Gump deformity
depicted by a famous cartoon character below is characterized by what? देखो एंडी गंप का क्या था, उसका रेट्रोग्नाथिक मैंडिबल था। एंडी गंप जो कार्टून है उसमें उसका मैंडिबल है ही नहीं, ठीक है। सो एंडी गंप डिफॉर्मिटी इट इज अ यूफेमिज्म that is for anterior mandibular defect that creates appearance of an absent chin and lower lip, मतलब लोअर लिप और जो चिन है वो एब्सेंट लगती है इसमें, और सिवियरली रेट्रोग्नाथिक लोअर जॉ लगता है इसमें। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स माइक्रोसिटिक एनीमिया इज डिफाइंड एज व्हेन द मीन कार्पैक्सुलर वॉल्यूम इज हाउ मच। जब मीन कार्पैक्सुलर वॉल्यूम जो है वो लेस देन 80 FL पर सेल आ जाता है, ठीक है। 80 FL पर सेल जब हो जाता है तब हमें जो हम कहते हैं इट इज़ माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। लेस देन 80 FL पर सेल माइक्रोसिटिक एनीमिया। आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द इमेज गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। तो आपको इसमें डेड ट्रैक्स दिखाई हुई हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एज चेंज अकरिंग इन द पल्प। जो इमेज है उसके अंदर ब्लैक कलर की ट्रैक्स हैं ऐसे करके प्रेजेंट, ठीक है। दैट आर एज चेंजेस प्रेजेंट इन द पल्प। दीज आर सीन इन द ग्राउंड सेक्शन ऑफ द टीथ। अंडर ट्रांसमिटेड लाइट द रेड ट्रैक्स अपीयर एज डार्क। अगर ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर देखोगे तो डेड ट्रैक डार्क दिखाई देंगी, क्योंकि इन डेड ट्रैक्स के अंदर ट्रैप्ड एयर होती है जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करती है। अब जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो इट अपीयर्स एज डार्क। नेक्स्ट आपको एक OPG दिया हुआ है जिसमें कि एग्जैजरेटेड स्माइल लाइन दिखाई दे रही है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? एग्जैजरेटेड स्माइल लाइन आपकी होती है जब पेशेंट चिन इज टिप्ड डाउन। जब पेशेंट चिन डाउन ज़्यादा कर देता है तब हमारी एग्जैजरेटेड स्माइल लाइन हो जाती है। और रिवर्स स्माइल लाइन जो इसका उल्टा है वो तब होता है जब हेड टिप अप कर देता है पेशेंट। जब हेड को ज़्यादा ऊपर कर देता है तो हमारी रिवर्स स्माइल लाइन आ जाती है। नेक्स्ट, 50-year-old मेल हैज़ अ फीवर फॉर पास्ट 1 वीक। 50 साल का मेल है जिसको पास्ट 1 वीक से फीवर है। अब्डोमिनल डिस्टेंशन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है। ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी एंटीबायोटिक्स और एंटी मलेरियल्स। विडाल टेस्ट नेगेटिव है बट RK39 डिपस्टिक टेस्ट इज पॉजिटिव। RK39 डिपस्टिक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज्ड इन द अबव पेशेंट? पहले तो पता होना चाहिए कि RK39 डिपस्टिक टेस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है। इट इज सजेस्टिव ऑफ काला आजार, ठीक है। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर काला आजार इज लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन B, ठीक है। RK39 डिपस्टिक टेस्ट पॉजिटिव तब होता है जब काला आजार पेशेंट को हुआ है, और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन B। द फॉलोइंग बॉक्स प्लॉट शोज 3 सेट्स ऑफ डेटा अराउंड अ मीन, ठीक है। ये जो बीच वाला डंडा है दिस इज अ मीन, ठीक है। तो आपको पूछा है कि व्हाट इज नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, और व्हाट इज अ नेगेटिव स्क्यू, और व्हाट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहले में हमारे को ये चीज़ देखनी है कि क्वारटाइल 3 माइनस क्वारटाइल 2 इज इक्वल टू क्वारटाइल 2 माइनस क्वारटाइल 1। क्वारटाइल 3 कैसे निकालेंगे? ये ऊपर से लेकर मीडियन तक, दिस इज क्वारटाइल 3 माइनस क्वारटाइल 2, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू क्वारटाइल 2 माइनस क्वारटाइल 1। इसको 4 क्वाड्रेंट्स में अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं टुवर्ड्स द मीन। मीन से देखना है, मीन से दोनों इक्वल हैं तो हमारा ये इक्वल रहेगा, ओके। दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड में हमारा जो क्वारटाइल 3 है माइनस क्वारटाइल 2, ओके। क्वारटाइल 3 माइनस क्वारटाइल 2 इट इज़ ग्रेटर दैन क्वारटाइल 2 माइनस क्वारटाइल 1, ठीक है। इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। और नेगेटिवली स्क्यूड कब होगा? जब हमारे पास क्वारटाइल 3, ठीक है, माइनस क्वारटाइल 2, ये 3 है हमारे पास, माइनस 2, इट इज़ लेस दैन दैट ऑफ 2 माइनस 1, ठीक है। इट इज़ नेगेटिवली स्क्यूड। हमें बेसिकली मीडियन से चीज़ें देखनी है, ठीक है। अगर मीडियन से नीचे की तरफ लोअर कैंडल ग्राफ आ रहा है तो इट इज़ अ नेगेटिवली स्क्यूड, और अगर पॉजिटिव कैंडल ग्राफ आ रहा है तो दैट इज़ अ पॉजिटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट, TRALI, ट्राली, that is transfusion related acute lung injury occurs within how many hours of blood transfusion? वो कितने आवर्स के अंदर अकर करता है? ट्राली जो है that is transfusion related acute lung injury वो 6 घंटे के अंदर अकर कर जाता है। ट्राली develops during the first 6 hours or within first 6 hours of transfusion. Patient presents with rapid onset of dyspnea, tachypnea with SpO2 less than 90% on the room air. There may be associated fever, cyanosis and hypotension with this trali. Next, which form of mucormycosis is found almost exclusively in India? Almost exclusively ROCM form, that is rhino-orbitocerebral mucormycosis. ROCM फॉर्म जो होती है वो एक्सक्लूसिवली इंडिया के अंदर मिलती है। ROCM के बाद आती है क्यूटेनियस, पल्मोनरी, रीनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन, ठीक है। ये इसी सीरीज में आता है, लेकिन सबसे कॉमन हमारे पास कौन सा है? दैट इज
राइनो ऑर्बिटोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। नेक्स्ट, ब्लाइंडिंग कैन बी डन टू एलिमिनेट विद काइंड ऑफ बायस। ब्लाइंडिंग से आप इंटरव्यूअर बायस को खत्म कर देते हो, ठीक है, ब्लाइंडिंग से आप इंटरव्यूअर बायस को खत्म कर देते हो। नेक्स्ट, स्माइल इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय हु? स्माइल इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय एक्करमैन एंड एक्करमैन। एक्करमैन और एक्करमैन ने ए एंड ए उन्होंने स्माइल इंडेक्स दिया था। नेक्स्ट, फोन्स ब्रशिंग टेक्निक और फोन्स मेथड ऑफ टूथ ब्रशिंग इंक्लूड व्हाट मोशन? फोन्स में याद रखना, फोन जब आप करोगे तो सर्कुलर, ठीक है, पुराने फ़ोनों को याद कर लेना है, ठीक है, इट इज़ अ सर्कुलर मोशन जिसमें आप फोन्स ब्रशिंग टेक्निक में यूज़ करते हो। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्माइल आर्क इन द इमेज गिवन बिलो। एक बहुत ही आइडियल सी स्माइल लाइन दे रखी है, ठीक है, जो कि आपकी क्लिनिक्स वगैरह के बाहर भी लगी होती है, उसकी इमेज दे रखी है। तो उसको पूछा है कौन सी स्माइल आर्क है? इट इज़ अ कॉन्सोनेंट स्माइल आर्क। स्माइल आर्क बेसिकली होता क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ हाइपोथेटिकल कर्व ड्रॉन फ्रॉम द एजेस ऑफ द मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ एंड द इनर कॉन्टूर ऑफ द लोअर लिप, ठीक है। मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ और इनर कॉन्टूर ऑफ द लोअर लिप को हम चेक करते हैं तो उससे हम स्माइल लाइन निकालते हैं। 3 तरह की स्माइल लाइन होती है, वे हैव कॉन्सोनेंट स्माइल लाइन, स्ट्रेट स्माइल लाइन और फ्लैट स्माइल लाइन, एंड नॉन कॉन्सोनेंट स्माइल लाइन और इन्वर्टेड और रिवर्स स्माइल लाइन। कॉन्सोनेंट का मतलब है कि जो हमारे दांत हैं लोअर इंसाइज, जो अपर इंसाइज हैं, उनकी लोअर टिप वो हमारे लिप के साथ कॉन्टिन्यूस उसी मोशन में हमारे को दिखाई दे रही है। फ्लैट स्माइल लाइन में क्या रहता है कि लिप अपना एक आर्क में चल रहा है लेकिन दांत हमारे बिल्कुल फ्लैट दिखाई देते हैं। और रिवर्स स्माइल लाइन में दांत उल्टे दिखाई देते हैं, चाहे कोई भी रीज़न, ओपन बाइट हो, एब्रेजन हो, लेकिन लिप हमारा इस कॉन्टूर में चल रहा है, वन कॉन्टूर में लिप चल रहा है, उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट कॉन्टूर में अगर हमारी स्माइल लाइन चल रही दांतों की, तो दैट इज नॉन कॉन्सोनेंट और इन्वर्टेड स्माइल लाइन। नेक्स्ट, कार्पल बोन विच आर्टिकुलेट्स विद रेडियस इज व्हाट? कार्पल बोन जो कि आर्टिकुलेट करती है विद रेडियस, इट इज स्कैफॉइड बोन। कौन सी बोन होती है? स्कैफॉइड बोन। 2 बोन्स यूजुअली आर्टिकुलेट करती है रेडियस के साथ, ठीक है, एक आती है स्कैफॉइड, दूसरी आती है ल्यूनेट। स्कैफॉइड एंड ल्यूनेट, 2 बोन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट द विटामिन B12 डेफिशिएंसी? विटामिन B12 डेफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए वी यूज शिलिंग्स टेस्ट, ठीक है। शिलिंग्स टेस्ट ये डिटरमिन करता है कि हमारी बॉडी विटामिन B12 अब्जॉर्व कर पा रही है नॉर्मली, या उसका कॉज क्या है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का, अगर वो है प्रेजेंट तो, ठीक है। नेक्स्ट, एनीमिया की इमेज दे रखी है आपको, जिसमें आरबीसी जो है वो स्वोलन हो चुके हैं बिल्कुल, ओके। तो स्वोलन होने का मतलब है कि अनीमिया इज शोइंग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सो इट इज इलेक्टोमी, ठीक है। इलेक्टोमी में हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा जाता है। जब सर्जिकल रिमूवल इलियम का कर दिया जाता है, विच इज़ द फाइनल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इलियम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए, बाइलेट्स को रीअब्जॉर्ब करने के लिए, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब करने के लिए। सो इफ इलिएक्टोमी इज डन, सो इट विल लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी गई तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवा देगा। नेक्स्ट, आपको यूरिया साइकिल दी हुई है, उसमें एक ऑप्शन जो है वो मिसिंग कर रखा है, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ आर्जिनिन वो क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ आर्जिनिन विल फॉर्म ऑर्निथिन, ओके। ये आपको हिंट दे रखा था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ आर्जिनिन से क्या बनेगा, तो आंसर इज ऑर्निथिन फॉर्म्स। नेक्स्ट, राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस इज बेस्ट डायग्नोस्ड बाय व्हाट? राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस इज बेस्ट डायग्नोस्ड बाय एसेप्टेट हाइफे अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर इस म्यूकोरमाइकोसिस में, दैट इज राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस में एसेप्टेट हाइफे आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट, फॉर म्यूकोरमाइकोसिस ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट व्हाट? देखो, म्यूकोरमाइकोसिस एग्जामिनेशन से कंफर्म होता है उसका डायग्नोसिस, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से। सेकंड इज एम्फोटेरिसिन B इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन म्यूकोरमाइकोसिस। थर्ड, इट इज यूजुअली सीन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, और ऐसे पेशेंट जिनको कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, वहाँ पे हमारे पास म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा कॉमन रहती है, ठीक है। और एसेप्टेट हाइफे होते हैं इसके अंदर। ये चारों स्टेटमेंट जो भी थी वो ट्रू थी, एसेप्टेट हाइफे विल बी देयर। तो इन्होंने 5वीं स्टेटमेंट जो गलत दी हुई है, उन्होंने कहा है कि सेप्टेट हाइफे होंगे। That is the wrong statement because mucormycosis have aseptate hyphae. Next, which of the following is the best way to disinfect alginate infection? Alginate infection को disinfect करने के लिए we use glutaraldehyde, ठीक है। glutaraldehyde यूज़ किया जाता है। glutaraldehyde भी हम 10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है हमें, ठीक है। glutaraldehyde के अलावा हम peroxide यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इथाइल अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं, या फिर glutaraldehyde के बाद हम डिस्टिल्ड वाटर से उसको साफ कर देते हैं। Next, in endodontic surgery using microscope, what is the magnification used for root end amputation? Root end resection के लिए आप 8x to 14x मैग्निफिकेशन, मिड रेंज मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं,
ठीक है। 3 रेंजेस होते हैं हमारे पास मैग्नीफिकेशन के। फर्स्ट इज लो रेंज मैग्नीफिकेशन जो कि 4 to 8x आता है, जो ओरिएंटेशन, इंस्पेक्शन ऑफ द सर्जिकल साइट, ऑस्टियोटोमी, अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आती है बात 8 to 14, दैट इज़ द मिड रेंज। सारे सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि हीमोस्टैसिस भी होता है वो भी इसके अंडर किया जाना चाहिए। रिमूवल ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, डिटेक्शन ऑफ रूट टिप्स, एपिकोएक्टोमी, रूट एंड प्रेपरेशन, रूट एंड फिलिंग, ये सारी मिड रेंज में आती हैं। फिर आती है बात हाई एंड मैग्नीफिकेशन की। हाई एंड मैग्नीफिकेशन आपका 14 से 26 के एक्स के बीच में चलता है। इसमें आप इंस्पेक्शन करते हो, ठीक है, कि फाइनल रूट एंड फिलिंग कैसी है, ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन फाइनल एनाटॉमिकल डिटेल का कैसा है, वो आप हाई एंड मैग्नीफिकेशन में करते हो। नेक्स्ट, जीन कोडिंग फॉर MCH1 इंक्लूड व्हाट? जीन कोडिंग फॉर MCH1 इट इंक्लूड्स A, B, C, ठीक है, HLA, HLA-B, HLA-C. This gene that is coding for major histocompatibility complex class 1 molecules, उसमें HLA आ जाती है, दैट इज हैवी चेन, 1 हैवी चेन, B भी हैवी चेन होती है, C भी हैवी चेन होती है। ठीक है, ये क्लासिकल MHC जीन्स होती हैं। दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक एंड स्ट्रांगली इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इसके अलावा ये 6p21 क्रोमोसोम पर लोकेटेड होती है। जीन कोडिंग फॉर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द एंडोजीनस इंट्रासेलुलर एंटीजेंस, दैट इज CD8 साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, द लेबियोडेंटल साउंड्स आर गवर्न्ड बाय व्हाट? लेबियोडेंटल साउंड्स दे आर गवर्न्ड बाय द रिलेशन ऑफ इंसाइजल एजेस। ठीक है, बाय द रिलेशन ऑफ इंसाइजल एजेस हमारे लेबियोडेंटल साउंड्स जैसे F और V जो हैं वो गवर्न की जाती हैं, जिसमें इंसाइजल एजेस ऑफ द अपर टीथ एंड द लोअर लिप दे कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट, हेप्सिडिन एक्ट्स ऑन विच रिसेप्टर टू इनहिबिट आयरन एब्सॉर्प्शन? हेप्सिडिन जो है वो फेरो प्रोटीन पर एक्ट करता है, फेरो प्रोटीन पर एक्ट करता है हेप्सिडिन। ठीक है, हेप्सिडिन एक्ट्स बाय बाइंडिंग ऑन द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट इज फेरो प्रोटीन। ठीक है, फेरोपोर्टिन भी बोल सकते हैं उसको। इट इज इन चार्ज ऑफ एक्सपोर्टिंग आयरन फ्रॉम द सेल्स। अपॉन बाइंडिंग टू फेरोप्रोटीन, the latter is internalized into the cytoplasmic lysosomes and is hydrolyzed. Thus, iron is accumulating in the cells and hypoferemia ensues. Cementogenesis begin days after root resection. कितने दिन बाद cementogenesis होती है रूट रिसेक्शन के? तो 10 से 12 दिन लग जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन जो लग जाते हैं। सीमेंटम कवर्स द रिसेक्टेड रूट एंड इन अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज, और पूरा कवर जो है वो 28 दिन में लेता है। न्यूली फॉर्म PDL फाइबर्स शोज अ फंक्शनल री अलाइनमेंट दैट इन्वॉल्व्स रीओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिसेक्टेड रूट, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूली फॉर्म्ड सीमेंटम टू द वोवन बोन ट्रेबेकुले। दिस अकर्स आफ्टर 8 weeks ऑफ सर्जरी। जो पूरी तरह से PDL फाइबर वगैरह लग जाएंगे, दैट विल अकर आफ्टर 8 weeks ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ स्मीयर लेयर इन रूट कैनाल वॉल इज हाउ मच? इट इज़ 1 to 5 माइक्रोमीटर। 1 से 5 माइक्रोमीटर जो होती है वो एवरेज थिकनेस होती है ऑफ द स्मीयर लेयर। नेक्स्ट, इन मेसारियन टेक्निक में डैश इज यूज टू फिट डाउन द सिल्वर कोन सो दैट इट कैन बी ग्रास्प्ड एंड रिमूव्ड। तो ट्रेफाइन बार यूज किया जाता है सिल्वर कोन को फिट करने के लिए। मेसारियन टेक्निक यूज ट्रीफैन बर्स विच फिट डाउन अराउंड द सिल्वर कोन सो दैट इट कैन बी ग्रास्प्ड एंड रिमूव्ड। With this technique, the operator should be most cautious in preventing perforation or removal of too much bulk of the silver root. Next, what are the factors that influence the tooth temperature during cutting? क्या क्या फैक्टर टूथ के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं ड्यूरिंग कटिंग? देखो, बर की शार्पनेस, बर का डायमीटर वो इन्फ्लुएंस करेगा। अगर बर जो होगा वो डल होगा तो इट विल लीड टू मोर हीट जनरेशन। अमाउंट ऑफ फोर्स, कितनी आप फोर्स लगा रहे हैं अप्लाइड ऑन टू बर, वो भी डिपेंड करता है। टाइप ऑफ कूलेंट व्हाट यू आर यूजिंग, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि टूथ का टेम्परेचर कितना राइज होगा। चौथी चीज़ जिस पे डिपेंड नहीं करता है, बर का साइज़। बर के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी हमारी हीटिंग होगी या कितना हमारा दांत कूल रहेगा, क्योंकि वो बर की शार्पनेस, डायमीटर, उसकी फोर्स, उसकी स्पीड, उसके टाइप ऑफ कूलेंट पर डिपेंड करता है। प्लस इसके साथ टूथ के साथ कॉन्टैक्ट टाइम कितना है उसके साथ भी, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इमेजिन सूचर नीडल्स। ठीक है, एक है स्ट्रेट नीडल जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होगी। सेकंड आती है हाफ कर्व नीडल, मतलब वो क्वार्टर कर्व वाली नीडल होगी। थर्ड इसके बाद आती है हमारे पास, इट इज़ 1/4 सर्कल नीडल। ठीक है, 1/4 सर्कल नीडल मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल, उतनी नीडल होगी। फोर्थ आती है दैट इज़ 3/8 ऑफ अ सर्कल। 3/8 ऑफ अ सर्कल मतलब 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा, इट्स नोन एज 3/8 ऑफ अ सर्कल। फिर फिफ्थ आती है आपके पास दैट इज़ हाफ सर्कल। हाफ सर्कल नीडल पूरी आ जाती है, पूरी हाफ।
फिर सिक्स्थ आती है आपके पास, दैट इज 5/8 सर्कल। 5/8 सर्कल का मतलब है कि हाफ से दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, हाफ से अंदर को सर्कल और ज़्यादा कर्व कर रहा है। फिर उसके बाद आती है कंपाउंड कर्वेचर। कंपाउंड कर्वेचर जो होता है वो सिंपली एक डिफरेंट कर्वेचर पे जा रही होती है। जैसे एक ओवॉइड कर्वेचर होता है, उसको नीडल फॉलो जब करती है तो उसको हम कंपाउंड कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। हाफ कर्व नीडल हमारी जो थी ऊपर हमने जो बात की, उसमें पहले एक स्ट्रेट नीडल जाती है और लास्ट में वो कर्व करती है। हाफ कर्व नीडल में स्ट्रेट नीडल होती है पीछे से, उसके बाद हाफ वो कर्व करती है। नेक्स्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ वाटर टू पाउडर रेशियो ऑफ विच टाइप ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट इज शोन इन द लाइट ग्रीन बॉक्स बिलो। ठीक है, आपको 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो याद रखना है कि हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करता है फ्रॉम वाटर टू पाउडर रेशियो। जितनी इंक्रीज करती जाएगी उतना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। तो टाइप 5 जिप्सम की हमारा सबसे ज़्यादा होता है, देन टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, और टाइप 1 का हमारा वाटर पाउडर रेशियो ज़्यादा होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कम होती है, ठीक है। और टाइप 5 की हमारे पास वाटर पाउडर रेशियो सबसे कम होती है लेकिन स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वही हमारे पास ग्राफ चलेगा। टाइप 5 और टाइप 4 लगभग एक सेम ही लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है, बट उसकी टाइप 5 की हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का लेवल बार ज़्यादा होगा। फिर टाइप 3 की बात आती है, फिर टाइप 2 की बात आती है, और टाइप 1 जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कर्व आता है, एकदम हॉरिजॉन्टल बार की तरह आता है। नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्ड द मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप टेक्निक? रामफोर्ड एंड निसल। रामफोर्ड और निसल ने मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप टेक्निक को डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट, द हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर इज शोन बिलो इज मोस्ट कॉमन एंड रिकग्नाइजेबल पैटर्न इन अमीलोब्लास्टोमा, आइडेंटिफाई व्हाट इज इट। इसमें बेसिकली एक फॉलिकुलर अमीलोब्लास्टोमा की आपको इमेज दे रखी है, ठीक है। फॉलिकुलर अमीलोब्लास्टोमा में आपको फॉलिकल्स दिखाई देंगे, यू विल सी फॉलिकल्स, ओके। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड रिकॉग्नाइजेबल। उसमें आइलैंड्स ऑफ एपिथेलियम रिजेंबल इनेमल ऑर्गन in the mature fibrous connective tissue stroma are present. The epithelial cell nest consists of core of loosely arranged angular cells resembling the stellate reticulum of the enamel organ. Next, there is a mercury spill in your dental clinic. What will you do? You will collect the mercury between 2 cardboard sheets and store it in a sealed container. Okay, 2 cardboard sheet लो, उसमें mercury को load करो, ठीक है, कलेक्ट करो और फिर से एक सील्ड कंटेनर में जाके स्टोर कर दो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू क्लिनिकली प्रैक्टिस टू डिजॉल्व गट्टा पर्चा? क्लोरोफॉर्म इज यूज टू डिजॉल्व गट्टा पर्चा, साइलॉल इज यूज टू डिजॉल्व गट्टा पर्चा, हेलोथेन इज यूज टू डिजॉल्व गट्टा पर्चा, बट यूजिनॉल जो है ये गट्टा पर्चा को डिजॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। अमंग द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द एंडोडोंटिक्स प्रोमिनेंट आर क्लोरोफॉर्म, जाइलॉल, हेलोथेन, यूक्लिप्टॉल, टर्पेंटाइन ऑयल जिसको कि टर्बिमिटाइन ऑयल भी बोलते हैं या फिर ऑरेंज ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यूजिनॉल यूज नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं जिसमें से ट्रू है कि नॉर्मल प्रोबिंग डेथ अराउंड इम्प्लांट्स इट इज़ 2.5 to 5 मिलीमीटर्स। यही एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि नॉर्मल प्रोबिंग डेथ हमारी इम्प्लांट के पास 2.5 to 5 मिलीमीटर्स होती है। नेक्स्ट, वाइटामिन हुज डेफिशिएंसी हैज़ बीन लिंक्ड टू इंक्रीज केरीज इंसिडेंस इज व्हाट वाइटामिन? देखो, वाइटामिन डी अगर हमारी बॉडी में कम है, वाइटामिन डी, ओके, तो उससे केरीज इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ओके। वाइटामिन डी से केरीज इंडेक्स इज ज़्यादा। मल्टीविटामिन इंटेक वाज रिलेटेड टू केरीज इन 2 पेपर. Vitamin B2, B7, B12 were associated to caries, while vitamin A was not statistically significant और correlated to the caries. Vitamin C और vitamin E जो था वो पेरियोडोंशियम के ज़्यादा अपना काम दे रहा था. In early childhood up to 8 years, serum levels of vitamin D seem to be associated with the DMFT and the caries risk in the following years. Next, which of the following studies established a link between the type of dietary carbohydrate and caries activity test? तो ये वाइप हॉल्म स्टडी ने करा था, ठीक है, कि आप कैसे टाइप ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो और उससे केरीज एक्टिविटी कैसे चेंज करती है. इट वाज डन बाय वाइप हॉल्म स्टडी. नेक्स्ट, सिंगल ब्लाइंडिंग इज डन ऑन व्हाट? सिंगल ब्लाइंडिंग इट इज डन ऑन पार्टिसिपेंट. सिंगल ब्लाइंडिंग इज डन ऑन पार्टिसिपेंट. सिंगल ब्लाइंडिंग में क्या करते हैं कि पार्टिसिपेशन जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं वो अनअवेयर होते हैं ताकि प्लेसिबो इफेक्ट को हम रिमूव कर सकें. डबल ब्लाइंड में क्या करता है कि रिसर्चर को भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ मैं दे रहा हूँ और ना ही पार्टिसिपेंट को पता होता है. ट्रिपल ब्लाइंडिंग में क्या करते हैं कि ना पार्टिसिपेंट को पता होता है कि किस चीज़ पे रिसर्च चल रही है, ना रिसर्चर को पता चलता है कि मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है. और इन्वेस्टिगेटर और एसेसर भी अलग लोग होते हैं, तो इसमें तीनों लोगों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता, इसलिए इनके जो इन्फ्रेंसेस निकलते हैं वो किसी दूसरे के
इन्फ्लुएंस में नहीं होते। सो दिस इज सिंगल ब्लाइंडिंग में आपका पार्टिसिपेंट ब्लाइंडेड होता है, डबल ब्लाइंडिंग में आपका पार्टिसिपेंट एंड रिसर्चर दोनों ब्लाइंडेड होते हैं, और ट्रिपल ब्लाइंडिंग में आपका पार्टिसिपेटर, रिसर्चर और तीसरा जो एनालिसिस करेगा वो तीनों ही ब्लाइंडेड होते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्जिनेट इज व्हाट। पहले करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। 3 मिलीमीटर का गैप बिटवीन टिश्यू एंड इम्प्रेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड सो एज टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इम्प्रेशन। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आता है कि इम्प्रेशन कैन बी रिमूव्ड 2 to 3 मिनट्स आफ्टर जलेशन। इट्स ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, 2 से 3 मिनट के बाद आप उसको निकाल सकते हैं। गलत स्टेटमेंट क्या है कि अगर 100% ह्यूमिडिफायर यूज़ कर दिया तो इट कैन बी डिलेड फॉर 3 आवर्स। इट कैन नॉट बी डिलेड फॉर 3 आवर्स क्योंकि कुछ वेरिएबल्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो कि अफेक्ट करते हैं। अगर 20 से 30 मिनट तक हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको स्टोर करके रख रहे हैं तो वो चल पड़ता है, इंप्रेशन ठीक रहता है। बट ह्यूमिडिफायर विद 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वुड रिड्यूस द डायमेंशनल चेंज इन द कास्ट एंड हेंस कैन बी यूज्ड एज अ स्टोरेज मीडियम ऑफ द एल्जिनेट इंप्रेशंस ओइंग टू द टाइम एंड टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, लेकिन उसमें ह्यूमिडिफायर की बात हो रही है, लेकिन अगर 100% भी यूज़ कर रहे हैं तब भी 3 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। क्लिनिकल सिनारियो में भी अगर हम बात करें तो 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स इट इज़ द मैक्सिमम टाइम जब तक आप उसको स्टोर कर रख सकते हो 50 to 100 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए। ठीक है, लेकिन 3 आवर्स इज टू मच टाइम। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू होल्ड स्किन वाइल सूचरिंग इज वुंड इज नोन एज व्हाट। इट इज़ नोन एज एडसन। एडसन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम स्किन को होल्ड करके रखते हैं। एडसन इज अ आइडियल इंस्ट्रूमेंट फॉर इवर्टिंग द स्किन एजेस विद स्टेपल्स आर प्लेस्ड ऑन टू द इंसिजन क्लोजर। उसके बाद एलिस फोर्सेप आते हैं। दे आर यूज टू होल्ड थिन बट टफ टिश्यू फॉर पर्पस ऑफ गिविंग ट्रैक्शन। इट इज शार्प टीथ एंड टिप। एलिस फोर्सेप में शार्प टीथ और टिप होती है। ठीक है, एलिस में हमारे पास शार्प टीथ होते हैं और एडसन में हमारे पास शार्प टीथ नहीं होते। ठीक है, बैबकॉक का होता है। इसके बाद बैबकॉक इज यूज टू होल्ड द डेलिकेट टिश्यूज लाइक इंटेस्टाइन, ओवरी, अपेंडिक्स एक्सेट्रा। फिर आते हैं लेन फोर्सेप्स। लेन फोर्सेप्स आर यूज टू होल्ड बल्की टिश्यूज। ठीक है, बल्की टिश्यूज को होल्ड करने के लिए लेन फोर्सेप यूज करते हैं, सिमिलर टू एलिस फोर्सेप, मगर इनका स्मूथ टिप होता है। नेक्स्ट, कट एंड चंक मेथड इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ व्हाट। कट एंड चंक मेथड इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अमालगम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अमालगम के लार्ज चंक्स को हम एज अपोज टू ग्राइंडिंग इट हम उसको कट करने की कोशिश करते हैं। दिस मेथड रिड्यूसेस द मर्करी एक्सपोजर विच वी ड्रिल एज लिटल एज पॉसिबल एज ओनली एज नेसेसरी। ठीक है, जहाँ पे अमलगम फिलिंग हमारी जुड़ी हुई है वहीं से हमें कट मार के वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को घुसाएंगे ताकि बाकी अमलगम की फिलिंग हम ब्रेक कर सकें, पूरा चंक ही बाहर निकाल सकें। Which of the following is used to perform initial scalloping incision in the modified Whitman flap? Initial scalloping incision is given by number 15 BP blade. ठीक है, इनिशियल स्कैलोपिंग इंसिजन मॉडिफाइड विटमैन फ्लैप में आप नंबर 15 बीपी ब्लेड से देते हो। ठीक है, 12 जो डी ब्लेड होता है वो हमारे पास इंटरडेंटल या फिर क्लेविकुलर इंसिजन के लिए होता है। 12 डी ब्लेड इज फॉर इंटरक्लेविकुलर और इंटरडेंटल इंसिजन। ऑर्बन नाइफ जो होती है दैट इज फॉर इंटरडेंटल इंसिजन। ठीक है, 15 या फिर 15C ब्लेड जो होता है वो इनिशियल स्कैलोपिंग इंसिजन के लिए दिया जाता है। 15 ब्लेड इज ऑल्सो यूज फॉर थिनिंग फ्लैप्स इन जनरल पर्पस। नंबर 11 ब्लेड जो होता है वो स्टैप इंसिजन के लिए यूज कर सकते हो आप। स्ट्रेट सिंगल ब्लेड होता है, ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, नंबर 12 जो होता है वो स्ट्रेट जाके हल्का सा कर्व करता है। नंबर 13 12D आता है उसके बाद, जिसका कर्व जो है वो उससे ज़्यादा होता है, जिसका सिक्कल जो है वो उससे ज़्यादा होता है। नंबर 15 ब्लेड जो होता है वो आगे से छोटा होता है। ठीक है, आगे से छोटा ब्लेड होगा, स्ट्रेट ब्लेड होगा नंबर 15। ठीक है, लेकिन नंबर 15C में क्या होता है कि यही ब्लेड जो है वो एक कर्व पर आ जाता है। इट इज़ प्रेजेंट एट अ कर्व एंड इट इज़ स्मॉलर, मोर शार्पर बट स्मॉलर एट अ कर्व। इट इज़ नंबर 15C। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फ्रॉम हेप्सिडिन in iron metabolism except what? देखो, हेप्सिडिन in iron metabolism, it regulates iron absorption, plasma concentration of iron and tissue distribution of iron. ठीक है, its deficiency cause iron overload in the hereditary hemochromatosis and iron loading anemias and hepatitis C. ठीक है, हेप्सिडिन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो उससे आयरन ओवरलोड जो है तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, हीमोक्रोमेटोसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है, आयरन लोडिंग एनीमियाज और हेपेटाइटिस सी हो सकता है उससे। हेप्सिडिन एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट्स थ्रू रिसेप्टर। हेप्सिडिन अपना इफेक्ट जो है वो अपने रिसेप्टर से एक्सर्ट करता है। द सेलुलर आयरन एक्सपोर्टर इज फेरोप्रोटीन। फेरोप्रोटीन जो है वो सेलुलर आयरन
एक्सपोर्टर होता है हमारा हेप्सिडिन। हेप्सिडिन अपना इफेक्ट जो है वो रिसेप्टर की तरह काम करता है, थ्रू काम करता है। द सेलुलर आयरन एक्सपोर्टर ऑफ फेरोप्रोटीन, उस रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है। गलत स्टेटमेंट क्या है कि हेप्सिडिन जो है वो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड हार्मोन है, ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, हेप्सिडिन एक पेप्टाइड हार्मोन है लेकिन इट इज़ नॉट इंटेस्टाइनल पेप्टाइड हार्मोन, इट इज़ हेप। हेप मतलब लिवर। ठीक है। इट वॉज इनिशियली रिपोर्टेड इन 1998 by Valor E. Parksey and Gansty, named as hepcidin, after it was observed that it was produced in the liver, that it is having a bactericidal properties for killing bacteria. ठीक है, hepcidin. MHC1 bind to antigen and is activated by what? MHC1 is major histocompatibility complex 1. It binds to cytotoxic cells. ठीक है, it will bind to cytotoxic cells. Antigens inside a cell are bound to class 1 MHC molecules and brought to the surface of the cell by class 1 MHC molecule, where they can be recognized by the T cell. If the TCR is specific for that antigen, it binds to the complex of class 1, that is MHC molecule 1, and antigen and T cell destroys the cell. Next आता है पाइका. पाइका is a clinical representation for iron deficiency anemia. पाइका का मतलब क्या होता है? पाइका का मतलब होता है डिज़ायर टू ईट वियर्ड थिंग्स। ठीक है, कुछ जैसे मिट्टी खाने का मन करेगा, पेपर चबाने का मन करेगा, आइस खाने का मन करेगा, दैट इज़ पाइका। ओके, क्रेविंग एंड चुइंग आइस, पेगोफेजिया बोलते हैं उसको। इट्स ऑफन एसोसिएटेड विद आयरन डेफिशिएंसी विद और विदाउट एनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इंट्रूड अ मोलर? फेस मास्क जो है वो मोलर को इंट्रूड नहीं कर सकता। हाई पुल हेडगियर इंट्रूड कर सकता है, जैस्पर जंपर कर सकता है, वर्टिकल पुल चिलिंग कप कर सकता है, बट फेस मास्क कैन नॉट। नेक्स्ट, द इलास्टिक विच रन्स फ्रॉम मोलर टू इंटर मैक्सिलरी हुक ऑन द सेम साइड ऑफ द आर्च इज नोन एज व्हाट? मोलर से इंटर मैक्सिलरी हुक में हम सेम साइड ऑफ द आर्च में इलास्टिक रन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज क्लास 1 इलास्टिक। ठीक है, क्लास 1 इलास्टिक बोलेंगे। क्लास 2 इलास्टिक कब बोलते हैं? जब इंटरमैक्सिलरी इलास्टिक्स आर स्ट्रेच्ड बिटवीन लोअर मोलर्स एंड अपर एंटीरियर। लोअर मोलर से अपर एंटीरियर के बीच में जब इलास्टिक लगा है तो उसको बोलते हैं क्लास 2। क्लास 3 इलास्टिक कब बोलेंगे? जब इंटरमैक्सिलरी इलास्टिक आर स्ट्रेच्ड बिटवीन अपर मोलर्स एंड लोअर एंटीरियर्स। अगर अपर मोलर से लोअर एंटीरियर की तरफ जा रहा है तो दैट इज नोन एज क्लास 3 इलास्टिक। ठीक है, जो कि क्लास 3 मालोक्लूजन में आप यूज़ करोगे। क्लास 2 इलास्टिक क्लास 2 मालोक्लूजन में यूज़ करोगे। फिर लास्ट में आते हैं क्रॉस बाइट इलास्टिक्स। क्रॉस बाइट इलास्टिक्स आर थॉट द बाइट इंटरमैक्सिलरी इलास्टिक्स यूज टू ट्रीट मोलर क्रॉस बाइट। उसमें मोलर टू मोलर हम एक्सटेंड करवाते हैं। ठीक है, क्रॉस बाइट को ठीक करने के लिए जैसे भी हमारे को इलास्टिक को स्ट्रेच करवाना है, दैट इज नोन एज क्रॉस बाइट इलास्टिक। नेक्स्ट, आपको एक प्लायर जैसा एक इमेज दे रखी है। इट्स अ ऑर्थोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट जिसके एंड पे 2 शार्प एजेस हैं। ठीक है, 2 शार्प एजेस है, बीच में जगह है। इट इज़ अ ब्रैकेट रिमूविंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, इट्स अ ब्रैकेट रिमूवर। नेक्स्ट, ऑर्थोडोंटिक वायर्स विच कैन बी स्ट्रेन हार्डन आर व्हाट? ऑर्थोडोंटिक वायर जिनको हम स्ट्रेन हार्डन कर सकते हैं वो होती है गोल्ड, स्टेनलेस स्टील, नाइटाई एंड TMA। ठीक है, टाइटेनियम मोलिब्डेनम एलॉय, नाइटाई, स्टेनलेस स्टील, गोल्ड, ये सारी स्ट्रेन हार्डनिंग शो करती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट इंडिकेटर फॉर सक्सेसफुल पल्पोटोमी इन एन इमेच्योर परमानेंट टूथ? यहाँ पे कंटिन्यूड रूट फॉर्मेशन अगर करती है। अगर आपने सक्सेसफुल पल्पोटोमी प्रोसीजर कर दिया है विद अ गुड MTA प्लग तो वहाँ पर जो रूट फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और वो रूट फॉर्मेशन कंप्लीट भी हो जाती है। सो इट इज़ अ एपेक्सोजेनेसिस प्रोसीजर। नेक्स्ट, फॉर रीजन ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ ऑर्थोडोंटिक वायर इज व्हाट? टॉक्सिसिटी ऑफ ऑर्थोडोंटिक वायर्स मेनली स्टेनलेस स्टील कंपोनेंट की वजह से होती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील कंपोनेंट की वजह से टॉक्सिसिटी ऑफ द ऑर्थोडोंटिक वायर्स इज मोस्ट कॉमनली नोटेड। नेक्स्ट, आपको एक इमेज दे रखी है जिसमें लिखा है लीफोर्ट 42.0। ठीक है, उसमें पूछा है कि कौन सा आपका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। लीफोर्ट 1 में दैट इज़ 42.0, उसमें मैक्सिला इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। ठीक है, लो ट्रांसवर्स मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स होते हैं अबव द एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द टीथ, कोई ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, जो लिफोर्ट 2 है उसमें ऑर्बिटल और नेजल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। लिफोर्ट 3 में सारा ही क्रेनियोफेशियल जो है वो डिसफंक्शन हो जाती है। नेक्स्ट, ऑड्स रेशियो कैन बी फाउंड इन दिस स्टडी। ऑड्स रेशियो आपको केस कंट्रोल स्टडी में देखी जाती है। ऑड्स रेशियो आर सीन इन केस कंट्रोल स्टडी। नेक्स्ट, द बेस्ट स्टडी टू फाइंड आउट द इंसिडेंस ऑफ केरीज इन गिवन पॉपुलेशन इज व्हाट? इंसिडेंस ऑफ केरीज को फाइंड आउट करने के लिए द बेस्ट स्टडीज इज कोहोर्ट स्टडी।
ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग फेस सिंड्रोम, उसके लिए क्या करोगे आप? अगर लॉन्ग फेस सिंड्रोम है तो उसके लिए ट्रीटमेंट में यू विल गिव हाई पुल हेड गियर। हाई पुल हेड गियर दिया जाता है लॉन्ग फेस सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट, पेशेंट कम्स टू यू विद द स्वेलिंग ऑन द होल राइट साइड ऑफ हिज फेस। होल राइट साइड ऑफ द फेस जो है वो स्वेलिंग है। पॉसिबल स्पेस दैट इज इन्वॉल्व इज व्हाट? बक्कल वेस्टिब्यूल ऑफ द मैंडिबल। बक्कल वेस्टिब्यूल ऑफ द मैंडिबल वो इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की चीफ कंप्लेन जो है वो सिर्फ स्वेलिंग ऑफ द राइट साइड ऑफ द फेस है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि मैसेट्रिक एब्सेस अगर होता है तो वहाँ पर मार्क ट्रिस्मस भी होगा प्लस स्वेलिंग होगा इन द रीजन ऑफ द मैसेट्रिक मसल, ठीक है। ट्रिस्मस होगा प्लस स्वेलिंग होगा इन द रीजन ऑफ द मैसेट्रिक मसल, अगर हम मैसेट्रिक स्पेस इन्फेक्शन मानते हैं तो। अगर हम डीप और सर्वाइक सुपरफिशियल टेम्पोरल स्पेस इन्फेक्शन अगर हो जाता है, डीप एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल स्पेस इन्फेक्शन, तो उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगी इन द टेम्पोरल रीजन सुपीरियर टू ज़ाइगोमैटिक आर्च एंड पोस्टीरियर टू लेटरल ऑर्बिटल रिम। लेटरल ऑर्बिटल रिम के पीछे और सुपीरियर टू ज़ाइगोमैटिक आर्च हमारा डीप और सुपरफिशियल टेम्पोरल स्पेस इन्फेक्शन शो करता है। अगर यही चीज़ हम पैराफेरेंजियल स्पेस के लिए पूछें तो पैराफेरेंजियल स्पेस में हमारे पास फीवर आएगा, पेशेंट को सोर थ्रोट होगा, पेनफुल स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग इन द नेक होगी, एंटीरियर स्पेस एब्सेस होगा दैट कैन कॉज लॉक जॉ, ठीक है। लॉक जॉ भी होगा, उसको जॉ मसल स्पाज्म में चले जाएंगे, हार्ड मसल फॉर्मेशन हो जाएगी अलोंग द मैंडिबल विच इज़ मीडियल बल्जिंग ऑफ द टॉन्सिल्स एंड लेटरल फेरेंजियल वॉल। ऐसी चीज़ें कुछ भी ऊपर नहीं बताई गई हैं, ठीक है। सो जो चौथा ऑप्शन हमारे पास बचता है दैट इज़ ओनली अ बक्कल वेस्टिब्यूल ऑफ द मैंडिबल। सिर्फ एक ही छोटी सी कंप्लेन है कि स्वेलिंग है राइट साइड ऑफ द फेस पे, सो इट कुड बी इन्वॉल्विंग बक्कल वेस्टिब्यूल ऑफ द मैंडिबल। ऑल आर ट्रू फॉर compensating curves except what? Compensating curves compensate for opening influence of condyle and incisal guidance in complete denture during lateral and protrusive mandibular movements. True statement. Compensating curves are necessary to produce balanced occlusion in CD. Necessary. ठीक है. True statement. Both the curve of Spee and the curve of Bilson comprise of compensating curves. True statement. ठीक है. Curve of Spee is a mediolateral curve. ये गलत statement है. Curve of Spee is not a mediolateral curve. Next, duration of wearing an orthodontic appliance like face mask headgear is how much? वो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ वेयरिंग जो होती है वो 14 घंटे होनी चाहिए। मिनिमम 14 आवर्स द पेशेंट शुड वेयर द ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस, क्योंकि ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेज लाइक हेड गियर्स दे जनरली यूज अ फोर्स ऑफ 350 ग्राम टू 450 ग्राम ऑन ईच साइड, ठीक है, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 12 टू 14 आवर्स। और इससे हमारे पास 12 आउंस की फोर्स जनरेट होती है, दैट इज़ अबाउट 340 ग्राम्स, ठीक है। एवरेज फोर्स इतनी हमें चाहिए हमारी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का फ़ायदा होने के लिए, जैसे कि हेड गियर वगैरह उनका फ़ायदा होने के लिए। सो व्हाट विल हैपन विद विगरस टूथ ब्रशिंग और विगरस यूज़ ऑफ टूथ पिक्स बिटवीन एड्स एंड टीथ? अगर आप विगरसली किसी टूथ ब्रशिंग कर रहे हो बिटवीन एड्स एंड टीथ या फिर विगरसली आप टूथपिक यूज़ कर रहे हो तो इट विल लीड टू एब्रेजन बिटवीन एड्स एंड टीथ। टूथ फियर इज द रिजल्ट ऑफ 3 प्रोसेसेस। टूथ फियर जो है 3 प्रोसेस का रिजल्ट होता है। अब्रेजन दैट इज वियर प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन टीथ एंड अदर मटेरियल्स, एट्रीजन दैट इज वियर प्रोड्यूस्ड थ्रू टूथ एंड टूथ कॉन्टैक्ट, एंड थर्ड इज इरोजन दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ हार्ड टिश्यू बाय एसिडिक सब्सटेंसेस, दैट इज इरोजन, ठीक है। अ फर्दर प्रोसेस दैट इज एफ्रैक्शन माइट पोटेंशिएट वियर बाय एब्रेजन और इरोजन, एंड एफ्रैक्शन इज एंगुलर नॉच एट द गम लाइन। एफ्रैक्शन क्या होता है कि एंगुलर नॉच हो जाती है एट द गम लाइन, दैट इज कॉज्ड बाय बेंडिंग फोर्सेस अप्लाइड ऑन टू द टूथ surface. Next, a child ends up eating several mushrooms on the field. He comes to the clinic with the following symptoms. Which of the following are consistent with mushroom poisoning? देखो, मशरूम पॉइजनिंग में आपका सलाइवेशन और फ्रोथिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली चीज़ देखी जाती है। मशरूम पॉइजनिंग causes muscarinic symptoms. Symptoms are systemic manifestations such as exhaustion, irritability, muscular clamps, excessive salivation, frothing from the mouth. इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं, दैट लीड्स टू स्वेटिंग, लैक्रिमेशन हो जाती है, ब्लरिंग ऑफ द विजन हो जाती है, मायोसिस हो जाता है, टॉसिस हो जाता है, ब्रोंकोरिया हो जाता है, कफ हो जाता है, वीजिंग साउंड आना शुरू हो जाती है, टेकेपनिया हो जाता है, रोंकाई हो जाते हैं। इनके साथ ब्रेडिकार्डिया इज देयर, हाइपोटेंशन इज देयर, abdominal cramps आर देयर, वॉमिटिंग इज देयर एंड डायरिया इज देयर। बट सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम इज salivation, muscular cramps and frothing from the mouth. Next, a 5-year-old child came to the dental clinic with pitted enamel and white spots were present in upper incisors. How will you treat him?
आपको उस वाइट स्पॉट लीजन को उसी टाइम रेजिन इन्फिल्ट्रेशन कर देनी है। रेजिन इन्फिल्ट्रेशन विद इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन टाइम, ताकि आपने सिर्फ उसको इन्फिल्ट्रेट करने का टाइम ज़्यादा देना है, इमीडिएट क्योर नहीं करना है, रेजिन इन्फिल्ट्रेशन करनी है विद इंक्रीज रेजिन इन्फिल्ट्रेशन टाइम, फॉलोड बाय ब्लीचिंग ऑफ द टूथ, एंड इन्फिल्ट्रेशन अलोन will provide a better aesthetic result in these patients. The appliance that is used or activated by pulling the free end used for buccal labial movement is what? T-spring जो होता है, T-spring जो होता है उसमें हम फ्री एंड को पुल करते हैं और वो बक्कल टू लेबियल मूवमेंट ऑफ द टूथ में हेल्प करवाता है। T-spring is generally used for buccal movements of the premolars and canines, activated by pulling the free end of the T-spring towards the indented direction of the tooth movement. ठीक है। फिंगर स्प्रिंग जो होता है दैट इज यूज फॉर मेजियोडिस्टल मूवमेंट ऑफ द टूथ, फिंगर स्प्रिंग फॉर द मेजियोडिस्टल मूवमेंट ऑफ द टूथ। जेड स्प्रिंग आपका यूज किया जाता है फॉर द लेबियल मूवमेंट एंड करेक्शन ऑफ माइनर रोटेशंस। उसके बाद आती है लास्ट में बात, दैट इज कॉफिन स्प्रिंग। कॉफिन स्प्रिंग इज यूज टू ब्रिंग अबाउट स्लो पैलेटल एक्सपेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज अ सब डिविजन। ठीक है, सब डिविजन कैसे क्लासीफाई करोगे आप? क्लास 2 ऑन वन साइड एंड क्लास 1 ऑन अनदर, इसको हम सब डिवीजन में क्लासीफाई करते हैं। एक साइड पे क्लास 2 है, एक साइड पे आर्च में क्लास 1 है, इट इज़ सब डिवीजन। एक में क्लास 3 है एक साइड पे क्लास 1 है, तो दैट इज ऑल्सो अ सब डिवीजन। ठीक है, व्हेन अ क्लास 2 मोलर रिलेशन अकर्स ऑन वन साइड एंड अ क्लास 1 मोलर रिलेशन अकर्स ऑन द अदर साइड और वाइस वर्सा, या फिर क्लास 3 के साथ अकर कर रहा है, तो इट इज़ नोन एज अ सब डिवीजन। ठीक है, जब क्लास 2 वाला है तो उसको हम कहेंगे क्लास 2 सब डिवीजन, अगर क्लास 3 वाला है तो हम उसे कहेंगे क्लास 3 सब डिवीजन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड इन RME, रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन में आप कितनी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर इज 10 to 20 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे? 10 to 20 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, दैट इज द फोर्स अप्लाइड इन द रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन। नेक्स्ट, विच हेड गियर शुड बी यूज्ड इन केसेस ऑफ लॉन्ग फेस क्लास 2 पेशेंट्स विद ओपन बाइट टेंडेंसीज? कौन सा हेड गियर यूज़ करोगे? लॉन्ग फेस क्लास 2 पेशेंट है विद ओपन बाइट टेंडेंसी, सो यू विल गो फॉर हाई पुल हेड गियर। ठीक है, ऑसिपिटल पुल या फिर हाई पुल हेड गियर्स, दे प्रोड्यूस अ डिस्टल एंड सुपीरियरली डायरेक्टेड फोर्स। डिस्टल फोर्स लगेगी और सुपीरियरली डायरेक्टेड फोर्स लगेगी ऑन द मैक्सिलरी टीथ एंड द मैक्सिला। These headgears produce more vertically directed forces and hence are used in the individuals in whom an increased vertical dimension is to be avoided. जिसमें हमें इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन अवॉइड करना है, उन पेशेंट्स में हम ज़्यादातर इसको हाई पुल हेड गियर को देते हैं। दे डिक्रीज द वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ द मैक्सिला, सो इट इज़ इंडिकेटेड इन लॉन्ग फेस क्लास 2 पेशेंट्स विद ओपन बाइट टेंडेंसीज। अंडरलाइंग डार्क शेडोज फ्रॉम डेंटिन according to IGDAS classification is scored as what? It is scored as score 4. Okay, IGDAS की अगर अंडरलाइंग हमें डेंटिन दिख रही है तो वो स्कोर 4 दिया जाता है। नो डेटा या फिर नो या स्लाइट चेंज इन इनामल ट्रांसलूसेंसी आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एयर ड्राइंग, उसको 0 स्कोर देते हैं। ठीक है, पहला अगर विजुअल चेंज इनामल पे आ रहा है जो कि सिर्फ एयर ड्राई करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि सिर्फ पिट और फिशर तक प्रेजेंट है, तो उसको हम 1 स्कोर देते हैं। डिस्टिंक्ट विजुअल चेंजेस हैं इनामल के अंदर, मतलब हल्का हल्का ब्लैकिश टिंट आ गया है इनामल के अंदर, दैट इज डिस्टिंक्ट विजुअल चेंजेस इन इनामल इज गिवन द स्कोर 2। फिर लोकलाइज इनामल का ब्रेकडाउन है या फिर ओपेक हो गया या फिर डिसकलर्ड इनामल हो गया विदाउट द वाइटल साइंस ऑफ डेंटिनल इन्वॉल्वमेंट, विदाउट द वाइटल साइंस ऑफ डेंटिनल इन्वॉल्वमेंट, तो वहाँ पर स्कोर दिया जाएगा 3। 4 स्कोर दिया जाएगा अगर अंडरलाइन डार्क शेडो है फ्रॉम द डेंटिन। 5 स्कोर दिया जाएगा अगर डिस्टिंक्ट कैविटी प्रेजेंट है, विजिबल कैविटी दैट इज बीनीथ द डेंटिन, विजिबल डेंटिन प्रेजेंट और इनामल उड़ चुका है, 5 स्कोर दिया जाएगा। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव डिस्टिंक्ट कैविटी विद विजिबल डेंटिन इन्वॉल्विंग मोर देन हाफ ऑफ द सर्फेस ऑफ द टूथ, तब हम देते हैं 6 स्कोर। नेक्स्ट, फॉर प्लेसिंग अ वाइडर 6 mm इम्प्लांट, मिनिमम मीजियोडिस्टल स्पेस दैट इज रिक्वायर्ड इज हाउ मच? देखो 6 mm का आपने इम्प्लांट डालना है, तो 6 mm से 1.5 mm आपको इस साइड चाहिए, 1.5 mm आपको इस साइड चाहिए, तो 6, 7, 8 है 9 mm you should require. During caries removal, the patient experiences sharp shooting pain. What is the investigation that is required now? अगर शार्प शूटिंग पेन कैरीज के दौरान हो रही है तो आप सीधा उसके IOPA को देखोगे। ठीक है, IOPA में देख के आप देखोगे कि पल्प को एसेस करना है कि आपका पल्प कितनी दूर है। इफ़ इट कैन बी ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्रेसिंग, मतलब इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हो तो इनडायरेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो फिर डायरेक्ट पल्प कैपिंग, और अगर डायरेक्ट भी नहीं कर सकते तो देन वी विल गो फॉर RCT। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिमूव्ड बाय विगरस टूथ ब्रशिंग?
टूथ ब्रशिंग अगर विग्रस आप करते हो तो मटीरिया एल्बा कैन ओनली बी रिमूव्ड, ना ही प्लाक रिमूव होगा, ना ही कैलकुलस, ना ही स्टेन्स, ठीक है। ओनली मटीरिया एल्बा जो कि सॉफ्ट एक्यूमुलेशन होता है ऑफ द बैक्टीरिया एंड टिश्यू सेल्स दैट लैक द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ द डेंटल प्लाक, वही इजीली डिस्प्लेस होता है बाय द वेटर स्प्रे और बाय हार्ड ब्रशिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट बायोमॉडिफिकेशन एजेंट? टेट्रासाइक्लिन रूट बायोमॉडिफिकेशन एजेंट है, EDTA इज अ रूट बायोमॉडिफिकेशन एजेंट एंड सिट्रिक एसिड इज ऑल्सो अ रूट बायोमॉडिफिकेशन एजेंट। डायाकीट जो है, डायाकीट इज नॉट अ रूट बायोमॉडिफिकेशन एजेंट, ठीक है। डायाकीट जो है दैट इज अ रूट कैनाल सीलर। डायाकीट क्या है? रूट कैनाल सीलर है। नेक्स्ट, एंजाइम प्रेजेंट इन जिंजाइवल ओरल एपिथेलियम इज व्हाट? अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALPs, दे आर द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन जिंजाइवल ओरल एपिथेलियम, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज बेसिकली मेम्ब्रेन बेस्ड ग्लाइकोप्रोटीन होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेनी सेल्स विद इन द एरिया ऑफ पेरियोडोंशियम एंड द जिंजाइवल क्रेविस। द मेन सोर्स ऑफ एंजाइम आर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNLs होते हैं मेन सोर्स। ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है दैट इज एसोसिएटेड विद पेरियोडोंटल डिजीज एंड ऑस्टियोब्लास्टिक फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन पेशेंट डेवलप्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, व्हाट विल यू डू? ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है तो आप स्लो डाउन कर दोगे ट्रांसफ्यूजन को, ठीक है। उसके बाद यू विल एडमिनिस्टर 0.9% ऑफ सलाइन एंड 100% ऑक्सीजन, ठीक है। 100% ऑक्सीजन देना है। दिस इज ट्राली, दैट इज ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, ठीक है। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर बहुत ज़्यादा क्विकली कर देते हैं हम तो इट हैपन्स व्हेन एंटीबॉडीज इन द ब्लड डोनर ब्लड सच एज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीबॉडीज रिएक्ट विद द रेसिपिएंट ल्यूकोसाइट्स और द ब्लड वेस्ट सेल्स ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। तो इससे हमारे पास ट्राली सिम्ड्रोम आ जाता है, TRALI। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, फीवर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है ऑन द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। माइल्ड केसेस के लिए एक पर्सन को ऑक्सीजन थेरेपी ही उसको ठीक करने के लिए काफ़ी होती है। सीवियर केसेस में पर्सन में रिक्वायर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। नेक्स्ट, इन अ कंप्लीट ट्रायल द स्टूडेंट हैड प्लेस्ड फॉल्टी अपर इंसाइजर्स एंड प्लेस्ड इट लिंगुअल टू द एक्चुअल पोजिशन। तो पेशेंट कौन सी साउंड नहीं निकल पाएगा? लिंगुओ एल्वियोलर साउंड्स, लिंगुओ एल्वियोलर साउंड जैसे कि F, V, ये ढंग से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनमें दांत और होंठ के बीच में हल्की सी हवा निकलने वाली जगह होनी चाहिए। टच होता है लेकिन हल्की सी हवा निकलने वाली जगह होती है, लेकिन इससे ज़्यादा पीछे आने की वजह से क्या होगा कि दांत और लिप पूरी तरह से टच आ जाएंगे तो L और F बोलने में उसको दिक्कत आएगी, ल और फ बोलने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, इफ़ इंटरफ्रेगमेंट्री रिडक्शन इज़ नॉट डन, अगर इंटरफ्रेगमेंट्री रिडक्शन हम नहीं करते हैं इन द मैंडिबुलर सिम्फाइसिस, व्हाट विल इट लीड टू? इट विल लीड टू फ्लेयरिंग ऑफ कैनाइन टू कैनाइन स्पेस, ठीक है। इंटरफ्रेगमेंट्री रिडक्शन अगर नहीं होती है तो वो कैनाइन टू कैनाइन स्पेस जो है वो बढ़ जाता है अगर सिम्फाइसिस का फ्रैक्चर है, ठीक है। अगर सिम्फाइसिस का फ्रैक्चर है तो मैंडिबल प्रीडिस्पोज हो जाती है टू माल ओक्लूजन और फेस जो को वो बहुत ज़्यादा वाइड नज़र आएगा नॉर्मल से अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता तो। नेक्स्ट, स्पेस दैट इज इन्वॉल्व इन लुडविग एंजाइना इज व्हाट? स्पेस दैट इज इन्वॉल्व इन लुडविग एंजाइना इज बाइलेटरल सबलिंगुअल, ठीक है। बाइलेटरली जाते हैं, सबलिंगुअल स्पेस, सबमेंटल स्पेस एंड सब मैंडिबुलर स्पेस, ऑल थ्री स्पेसेस आर इन्वॉल्व इन लुडविग एंजाइना। नेक्स्ट, द इमेज शोन बिलो यूजेस विच कंपोनेंट फॉर लिंगुअल पोजिशनिंग ऑफ द मैंडिबल। देखो नीचे आपके पास फंक्शनल रेगुलेटर अप्लायंस दे रखा है और FR अप्लायंस दे रखा है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो कंपोनेंट है दैट इज़ यूज फॉर लिंगुअल पोजिशनिंग ऑफ द मैंडिबल। लिंगुअल पोजिशनिंग ऑफ द मैंडिबल के लिए आप एक लिंगुअल शील्ड देते हो इसमें, ठीक है। ऑन द लोअर मैंडिबुलर डेंचर आप एक लिंगुअल शील्ड देते हो, ठीक है। दैट इज फॉर द लिंगुअल पोजिशनिंग ऑफ द मैंडिबल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, कंबाइंड ऑर्थो एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स व्हाट कैन बी अचीव्ड इन अपर इंसाइजर्स। जब हम कंबाइंड ऑर्थो और सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो हम एक्सट्रूजन करवा सकते हैं अपर इंसाइजर्स की बाय 10 मिलीमीटर्स, ठीक है। 10 मिलीमीटर तक की एक्सट्रूजन करवा सकते हैं। नेक्स्ट, गिवन पिक्चर व्हाट डज C+D रिप्रेजेंट। यहाँ पे C+D क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेटिव रिस्क की एक पिक्चर दे रखी है। द रिलेटिव रिस्क इज द रिस्क ऑफ डिजीज ऑन एक्सपोज्ड ग्रुप डिवाइडेड बाय द रिस्क ऑफ डिजीज इन नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप, ठीक है। RR को कैसे मेजर करते हैं वो भी बताया हुआ है इसने कि A डिवाइडेड बाय A+B, ठीक है। मतलब येस डिवाइडेड बाय येस प्लस नो और नो डिवाइडेड बाय नो प्लस नो, ठीक है। ये हमारे पास आता है रिलेटिव रिस्क। अब इस पिक्चर में क्या पता चल रहा है आपको, मतलब कौन सी रेशो पता चल रही है? तो इसमें हम कंट्रोल कोहॉर्ट स्टडीज़ को स्टडी कर सकते हैं। अ कंट्रोल कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन दैट इज A+B रेफर्स टू द स्टडी कोहॉर्ट और C+D जो होता है वो कंट्रोल कोहॉर्ट होता है। जो C+D होता है वो कंट्रोल कोहॉर्ट होता है
और A+B जो होता है, जो ऊपर वाला होता है जिसमें हम एक्सपोजर दे रहे हैं, दैट इज अ स्टडी कोहोर्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म्ड बाय 3 बोन्स? 3 बोन से कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन दिए कौन सा बनता है? फोरामेन लैसेरम। फोरामेन लैसेरम इज फॉर्म्ड बाय 3 बोन्स। लैसेरम जो लैटिन में मतलब होता है दैट मीन्स पियर्सिंग। इट्स अ ट्रायंगुलर होल in the base of the skull. It is located between the sphenoid bone, the apex of the petrous part of the temporal bone and the basilar part of the occipital bone. ठीक है, basilar part of the occipital, petrous part of temporal and the sphenoid bone. ठीक है, इन तीनों के बीच में हमारे पास बनता है foramen lacerum. Next, a trauma patient is brought to the emergency. There is blood spill on the floor. Which disinfectant would you use to wipe this blood spill off? आप इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करोगे। 4 ऑप्शन दिए, इथाइल अल्कोहल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरहेक्सिडिन और सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ब्लड स्पिल को साफ करने के लिए यू विल यूज़ सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट, एबीजी एनालिसिस आपने करा है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करा है पेशेंट के ऊपर और पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है। इसमें PCO2 जो है वो डिक्रीज दिखाई दे रहा है। PCO2 इज डिक्रीज, नॉर्मल उसका ऑक्सीजन लेवल है, pH 7.5 चला गया। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या आएगा? तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी उसकी एल्कलोसिस हो गई है। ठीक है, ऑक्सीजन नॉर्मल है लेकिन उसकी PCO2 कम हो गई है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गई है जिसकी वजह से 7.5 इसमें pH चली गई है। ठीक है, इट इज़ नॉट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इट इज़ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, द लोएस्ट लेवल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अमंग ऑल ऑफ द ऑर्थोडोंटिक अलॉयज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय व्हाट? 4 ऑप्शन दिए, स्टेनलेस स्टील, नाइटाई, बीटा टाइटेनियम और कोबाल्ट क्रोमियम। इनमें से सबसे ज़्यादा कम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्टेनलेस स्टील का आता है। ठीक है, मतलब सबसे कम फ्रिक्शन को झेलने की ताकत जो है वो स्टेनलेस स्टील की है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्थोडोंटिक वायर्स हैव पुअर फॉर्मिडेबिलिटी? पुअर फॉर्मिडेबिलिटी नाइटाई वायर्स की होती है, नाइटाई नॉल वायर्स की होती है। पुअर फॉर्मिडेबिलिटी, स्टेनलेस स्टील इजीली फॉर्मिडेबल होता है, बीटा टाइटेनियम इज इजीली फॉर्मिडेबल, क्रोम कोबाल्ट इज इजीली फॉर्मिडेबल, लेकिन नाइटाई वायर्स होती हैं दे आर नॉट इजीली फॉर्मिडेबल। ठीक है, नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड इन कंपोजिशन ऑफ एल्जिनेट इज व्हाट? पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड, इट इज द जिप्सम हार्डनर। व्हाट इज इट? इट इज द जिप्सम हार्डनर। पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड जो है वो जिप्सम हार्डनर होता है। Next, what is the regression analysis? Regression analysis, it is the relationship between a dependent variable and a independent variable. किसी dependent variable और independent variable के बीच में जो relationship होता है उसको हम कहते हैं as a regression analysis. ठीक है, regression analysis is well known as statistical learning technique useful for inferring the relationship between dependent variable and independent variable. नेक्स्ट, एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एनारोब्स, मतलब ग्राम पॉजिटिव और दोनों ग्राम नेगेटिव दोनों एनारोब्स के अगेंस्ट कौन काम करता है? तो आंसर इज सेफीजोक्साइम, CEFTI, सेफ्टीजोक्साइम। सेफ्टीजोक्साइम इज एन इम्यूनोमिथॉक्सी अमीनोथायाजोलाइल cephalosporin that inhibits a wide variety of anaerobic and aerobic gram positive एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब सेफ्टी ऑक्साइम सभी के अगेंस्ट काम करता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एनारोब या एरोब। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन नेजियन एंड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज इंक्रीज व्हाट विल हैपन टू एन बी एंगल? अगर नेजियन टू पॉइंट ए और नेजियन टू पॉइंट बी का अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस विल इंक्रीज, तो ए एंड बी का जो एंगल होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ANB मतलब पॉइंट ए से लेकर नेजियन तक फिर पॉइंट बी तक जाएंगे, उसका एंगल भी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, आपको एक अनलेबल्ड ग्राफ दे रखा है, उसको लेबल करना था, तो आंसर सीधा दिया हुआ है। जो टोटल ग्राफ की पूरी वैल्यू होती है, ठीक है, इस वेव में, दैट इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद ये जो नॉर्मली जो चल रही है वेव, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों बनाती हैं वाइटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बनाती है वाइटल कैपेसिटी। और इसके बाद भी जो लंग की वॉल्यूम रह जाती है दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब हम नॉर्मल जो ब्रीथ कर रहे हैं वो एक सिंपल वेव में चलेगा।
अगर हम फुल इंस्पिरेशन ले रहे हैं आफ्टर हमारी नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है, तब हमारी वेव जो है वो बड़ी हो जाएगी। फिर हम कितना एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो लोअर वेव फ्रंट से नीचे चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू, you observed that bad restoration was done by the previous dentist. Ethically, what will you do? You will do that, you will inform the actual diagnosis and the treatment plan for the patient, और आप कोई भी बात प्रीवियस डेंटिस्ट के बारे में नहीं बोलोगे, ठीक है, आप सिर्फ उसका अभी का डायग्नोसिस बनाओगे कि अभी उसको क्या दिक्कत है, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ, एंड यू विल ट्रीट फॉर दैट पेशेंट। स्टेटमेंट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें हमारे पास है एजिथ्रोमाइसिन इज गिवन वंस डेली फॉर 3 to 5 days का रिजीम होता है इसका, ठीक है। क्लिनिकली और बायोलॉजिकली इफेक्टिव रिजीम जो होता है एजिथ्रोमाइसिन का वो यही रहता है, 3 से 5 दिन के लिए आप वंस डेली देते हो। इसके अलावा हमारे पास को अमॉक्सिक्लैव देते हैं, ठीक है, जो 10 दिन का रिजीम रहता है उसका, मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 10 days अमॉक्सिक्लैव, ताकि वो एक्यूट रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ज़्यादातर दिया जाता है। क्लिंडामाइसिन इज़ गिवन एटलीस्ट फॉर 7 days, ठीक है। ये इनका पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से रिजीम है, इससे कम दोगे तो सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है। नेक्स्ट, पेरियोस्टैट इज यूजली टेकन फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 months। पेरियोस्टैट, इट इज यूजली टेकन फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 months एंड कैन बी टेकन फॉर अप टू 9 months एट वन टाइम, ठीक है। पेरियोस्टैट में हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन प्रेजेंट होता है। इट्स अ मेडिकेशन यूज्ड एज एन adjunct to dental treatments like scaling and root planing for treating adult periodontitis by reducing inflammation and preventing the tissue breakdown, not by killing bacteria। ये सिर्फ टिश्यू से जो पेरियोडोंटियम का ब्रेकडाउन हो रहा है उसको कम करता है, ठीक है, बैक्टीरिया को नहीं मारता, सिर्फ ब्रेकडाउन को कम करता है, ठीक है। और ये डॉक्सीसाइक्लिन होता है हमारा पेरियोस्टैट। नेक्स्ट, आपको डिफरेंट रिकॉर्ड दे रखे हैं, जैसे पेन येस नो, पेन 0, रिलैक्स्ड 1, कंफर्टेबल, ऐसे डिफरेंट रिकॉर्ड। फिर उसमें से लास्ट में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन फॉर इंटरवल डेटा। इनमें से कौन सा डेटा जो है वो इंटरवल डेटा है, ठीक है। तो हमारे पास 4 तरह के डेटा होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, ठीक है। नॉमिनल हमारे पास जो होता है वो उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई रैंक नहीं होती, कोई कैटेगरी नहीं होती, कि ना ही कोई मैथमेटिकल मीनिंग होता है नॉमिनल के अंदर, ठीक है। ये नॉमिनल की खासियत होती है। नॉमिनल में जैसे हमारे एग्जांपल आते हैं जिप कोड, जेंडर, कलर, एथिक्स या फिर एथनिक्स, पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिलीजियस एफिलिएशन, मेजर फील्ड, नेशनैलिटी, जिसका एक सिंपल स्ट्रेट आंसर होता है, दैट इज़ अ नॉमिनल डेटा, ठीक है। उसके बाद बात आती है ऑर्डिनल की। ऑर्डिनल मतलब एक ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है, जैसे ऑर्डर या रैंक और नो इक्वल डिस्टेंस बिटवीन 2 रैंक्स होगा, ठीक है, जैसे ग्रेड ABCDEF जज कर रहे हैं हम 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक्सीलेंट, गुड, बैड, ऐसी ग्रेडिंग जो मिल रही है, दैट इज़ द ऑर्डिनल डेटा। फिर उसके बाद आती है इंटरवल डेटा की बात। इंटरवल डेटा में कोई भी मीनिंगफुल जीरो नहीं होता, देयर इज़ नो मीनिंगफुल जीरो, ओके, एंड देयर इज़ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन 2 स्कोर्स, जैसे ST स्कोर, टेम्परेचर आ गया, ठीक है। जीरो मीनिंगफुल कुछ भी नहीं होता, मतलब जीरो टेम्परेचर पर भी कोई ना कोई टेम्परेचर होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई और डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। टेम्परेचर हो गया, डे ऑफ द वीक आ गया, डे ऑफ द मंथ आ गया, दैट इज़ इंटरवल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवल डेटा जो है हमारे पास, दैट इज़ ओनली C, दैट इज़ सेल्सियस टेम्परेचर 40, 45, 60, 65, इट इज़ अ इंटरवल डेटा। उसके बाद बात आती है रेशो की। रेशो में ट्रू ज़ीरो प्रेजेंट होता है, जैसे कि हाइट, रेशो में ट्रू ज़ीरो प्रेजेंट होता है, हाइट, वेट, टाइम, सैलरी, एज, 24 hours a day, ठीक है, इसमें ट्रू ज़ीरो प्रेजेंट होता है रेशो के अंदर। प्रेग्नेंट वुमन विद हाइपोथायरॉयडिज्म रेफर टू ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। यू वांट टू स्टडी हाइपोमिनरलाइजेशन ऑफ द सेकंड डेस्टिस मोलर, विच स्टडी डिज़ाइन विल यू प्रेफर। देखो, आप हाइपोमिनरलाइजेशन ऑफ द सेकंड डेस्टिस मोलर स्टडी करना चाहते हैं तो यू विल गो फॉर अ प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन। कौन सा डिज़ाइन शो करोगे? प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन। एंड द टाइप ऑफ स्टडी विल बी कोहोर्ट स्टडी। तो इस पूरी स्टडी का नाम हो जाएगा प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। अगर आपको किसी प्रेग्नेंट वुमेन में जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी है, उसको अपने ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी के डिपार्टमेंट में भेजा हुआ है ताकि आप हाइपोमिनरलाइजेशन को स्टडी कर रहे हो सेकंड मोलर की। नेक्स्ट, इंसिडेंस इज 80 डिवाइडेड बाय 1000 पर ईयर, ड्यूरेशन इज 10 years, कैलकुलेट द प्रेवलेंस। देखो, प्रेवलेंस होती है इंसिडेंस रेट इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। प्रेवलेंस क्या होती है? इंसिडेंस रेट इनटू कितने साल तक आपकी जो है ये ड्यूरेशन चल रही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज़ द इंसिडेंस,
ठीक है, इंसिडेंस रेट इनटू कितना ड्यूरेशन है, 10 ईयर्स का ड्यूरेशन है. ओके, सो द आंसर विल बी 0.8. आपको एक लीजन दे रखा है. इट इज़ अ बेनाइन लोकली अग्रेसिव न्यूप्लाज्म अराइजिंग फ्रॉम द ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूप्लाज्म odontogenic neoplasm of the oral cavity. Most common odontogenic neoplasm of the oral cavity से ameloblastoma हो गया हमारे पास. The tumor is composed of more primitive cells. ट्यूमर के अंदर ज़्यादा primitive cells हैं, less conspicuous peripheral palisading cells हैं. Peripheral palisading cells जो हैं वो less conspicuous हैं और primitive cells ज़्यादा हैं. Identify the type of lesion. तो आपको एक image भी दे रखी है उसके साथ. तो it is basal type of ameloblastoma. Okay, basal ameloblastoma जो होता है that is it's a rare type. Okay, लेकिन अमीलोब्लास्टोमा हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन हमारा ये वाला लीजन होता है. इट्स अरेंज इन द ट्रेबेकुलर पैटर्न. जो बेसल अमीलोब्लास्टोमा है उसमें अरेंज होता है इन द ट्रेबेकुलर पैटर्न विद पेरिफेरल सेल्स एज क्यूबॉइडल रादर देन कोलमनर. इट इज़ मिस्टेकन विद द बेसल सेल कार्सिनोमा. ठीक है, बेसल अमीलोब्लास्टोमा कभी कभार मिस्टेकन हो जाता है विद द बेसल सेल कार्सिनोमा. नेक्स्ट पेशेंट केम विद द स्वेलिंग. पेशेंट आपके पास आया, उसको स्वेलिंग हो रखी है. ऑन एस्पिरेशन इट वॉज फाउंड दैट देर इज़ अ चीज़ी मटीरियल. जब आपने एस्पिरेट किया उस स्वेलिंग से तो उसमें चीज़ी मटेरियल प्रेजेंट हुआ है. तो चीज़ी मटेरियल किस स्वेलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमनली मिलता है? दैट इज़ आंसर आपको सीधा सीधा आ जाएगा, दैट इज़ ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट. ठीक है, अगर क्लियर पेल स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड आता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, तो डेंटिजरस सिस्ट होता है. क्लियर पेल स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड अगर उसके साथ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स आ रहे हैं तो इट इज़ अ डेंटिजरस सिस्ट. अगर क्रीमी वाइट थिक एस्पिरेट होता है, क्रीमी वाइट थिक एस्पिरेट है, येलोइश फाउल स्मेलिंग फ्लूइड है, तो दैट इज ओडोंटोजेनिक सिस्ट और इन्फेक्टेड सिस्ट. क्रीमी वाइट थिक एस्पिरेट, येलोइश एस्पिरेट. तीसरा है कि येलो एस्पिरेट निकल रहा है, खाली येलोइश टू ब्राउन एस्पिरेट निकल रहा है. ठीक है, येलो ब्राउन फ्लूइड फिल्ड विद कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स. ठीक है, फ्लूइड बन रहा है विद कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स. इट इज़ फॉर रेडिकुलर सिस्ट. ठीक है, फिर अगर ब्लड निकल रहा है तो या तो नीडल जो है वो वेसल के अंदर चली गई है, तो या तो उसके अलावा देयर इज़ अ वैस्कुलर लीजन. ठीक है, या नीडल वेसल के अंदर चली गई है या फिर वहाँ पे वैस्कुलर लीजन है. ठीक है, अगर हमारे पास एयर निकल रही है सो इट इज़ ईदर मैक्सिलरी एंट्रम और ट्रोमैटिक बोन सिस्ट. ठीक है, मैक्सिलरी एंट्रम या फिर ट्रोमैटिक बोन सिस्ट. कैरेटिन जैसा अगर वाइट पेस्ट निकलता है, फ्लूइड निकलता है, तो दैट इज ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट. स्ट्रॉ कलर निकलता है तो डेंटिजरस सिस्ट, यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा. ग्लिसनिंग येलो ब्लू ब्राउन फ्लूइड निकलता है विद कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, तो वो रेडिकुलर सिस्ट आता है. नेक्स्ट आपके पास एक पेशेंट आता है जिसकी मैंडिबुलर रीजन में एक स्वेलिंग है. पेशेंट हैज़ अंडरगॉन सर्जरी एंड इज स्टिल ऑन एंटीबायोटिक्स, लेकिन वहाँ पे इंसिजन और ड्रेनेज नहीं किया गया. सो व्हाट इज इट? इट इज़ एंटीबायोमा. ठीक है, एंटीबायोमा स्टेराइल क्रॉनिक एब्सेस होती है दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट और इनएफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन बाय सिंपली यूजिंग एंटीबायोटिक्स. ठीक है, अगर आप किसी एब्सेस को इंसिजन देके ड्रेनेज नहीं करोगे तब तक वो ठीक नहीं होगा. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोबेबल लीजन ऑन द टंग विद लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेट. आपके ऊपर जो टंग है उसके ऊपर ओवरग्रोथ हो चुकी है जो कि बिल्कुल फटी हुई है. ठीक है, और उससे लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेट्स निकल रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट इज इट्स मोस्ट लाइकली टू बी? इट इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. जीप पे देख के पता लग जाएगा कि व्हाट इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. ठीक है, पेशेंट्स RT-PCR was done and he was tested positive for COVID. After few days of isolation, patient came to the dental OPD and complained of headache, pain, heaviness. What investigation would you carry out? तो सबसे पहले you will go for a CT scan of the head. मेनली कोविड पेशेंट्स होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं 40 से 45%, या फिर वो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम एग्जिबिट करते हैं. हाउएवर अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द केसेस प्रोग्रेस इनटू सीवियर निमोनिया. 5% इवेंचुअली डेवलप कर देते हैं इनटू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS में चले जाते हैं 5%, सेप्टिक शॉक में चले जाते हैं या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चले जाते हैं. द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ COVID-19 आर फीवर, फटीग, डायरिया एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सच एज कफ, sore throat and shortness of breath. However, some patients develop neurological manifestations ranging from mild symptoms such as anosmia, dizziness and headache to severe conditions जैसे कि cerebrovascular disease हो गया, सीजर हो गया, encephalitis हो गया. ठीक है, इसके साथ साथ गुलियन बार सिंड्रोम भी हो सकता है उनको. नेक्स्ट, द पेशेंट इज वेयरिंग मैक्सिलरी डेंचर फॉर 30 years. 30 साल से मैक्सिलरी डेंचर पहन रहा है एंड नॉट वेयरिंग मैंडिबुलर डेंचर. मैंडिबुलर डेंचर पहन नहीं रहा. ऑन एग्जामिनेशन देयर इज अ फ्लैबी रिज फ्रॉम द प्रीमोलर टू मोलर इन द मैंडिबल. फ्लैबी रिज होगी ये प्रीमोलर से मोलर के बीच में इन द मैंडिबल. व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे? तो यहाँ पे फ्लैबी रिज के लिए यू विल गो फॉर अ मॉडिफाइड इम्प्रेशन टेक्निक, क्योंकि ऐसे नॉर्मली इम्प्रेशन नहीं आता फ्लैबी रिज का. फॉर फ्लैबी रिजेस
Impressions, light body impression materials produce minimal tissue displacement. However, there is uniform and controlled application of sensitive force due to operator technique. ठीक है, सेंसिटिव फोर्स लगानी होती है. A modified window technique described in a report that demonstrates effective way of controlled application of the light body polyvinyl silicon impression material for the non-displacing final impression of the flabby ridge. नेक्स्ट, ऑगमेंटिन 1000 मिलीग्राम कैप्सूल के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं? ऑगमेंटिन 1000 मिलीग्राम कैप्सूल के अंदर हमारे पास अमॉक्सिसिलिन होता है 875 मिलीग्राम प्लस क्लेवुलिनिक एसिड होता है 125 मिलीग्राम. ठीक है, अमॉक्स की बहुत ज़्यादा डोज होती है, 875 मिलीग्राम होती है, और क्लेवुलिनिक एसिड होता है दैट इज़ 125 मिलीग्राम. नेक्स्ट, विच मटेरियल इज़ नॉट यूज एज क्रूसिबल फॉर्मर? हमारे पास मेटल यूज़ होता है एज फॉर्मिंग क्रूसिबल, और रबर यूज़ होता है, प्लास्टिक यूज़ होता है. ये तीनों मटेरियल्स होते हैं वो क्रूसिबल की तरह यूज़ किए जाते हैं. ग्लास इज़ अ मटेरियल दैट कैन नॉट बी यूज एज अ क्रूसिबल फॉर्मर. ठीक है, द क्रूसिबल शुड एसेंशियली बी मेड ऑफ द मटेरियल्स दैट हैव द मच हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द मटेरियल दैट इज़ टू बी मेल्टेड. ठीक है, ऐसा मटेरियल जो कि क्रूसिबल के अंदर हमने मेल्ट करना है उससे ज़्यादा मटेरियल का जो क्रूसिबल के मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. नेक्स्ट, कट एंड चंक टेक्निक इज़ यूज फॉर व्हाट? कट एंड चंक टेक्निक जो होता है वो अमालगम के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, द एंडी गम डिफॉर्मिटी डिफेक्टेड बाय अ फेमस कार्टून कैरेक्टरिस्टिक बिलो इज सीन इन व्हाट? एंडी गम डिफॉर्मिटी आपको पेरे रॉबिन सिंड्रोम में देखी जाती है. ठीक है, एंटी गम डिफॉर्मिटी ये यूफेमिज्म है ये. ठीक है, इट इज सीन इन पेरे रॉम्बर्ग सिंड्रोम. ओके, द सर्वाइकल क्रॉस सेक्शन ऑफ मैक्सिलरी सेकंड मोलर इज व्हाट? इट इज रोम्बॉइडल. ठीक है, सर्वाइकल क्रॉस सेक्शन इज रोम्बॉइडल. नेक्स्ट, व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन अकर व्हेन परफॉर्मिंग लैरिंजोस्कोपी? लैरिंजोस्कोपी परफॉर्म करते करते आप इनामल ऑफ द अपर इंसाइजर उसे फ्रैक्चर कर सकते हो इजीली. ठीक है, इनामल ऑफ द अपर इंसाइजर्स वो मैकेनिकल स्ट्रेन से इजीली फ्रैक्चर कर सकता है. नेक्स्ट, इनामल हाइपोप्लेजिया स्टेन कैन बी आइडेंटिफाइड एज व्हाट? इनामल हाइपोप्लेजिया, इनामल अंदर से हाइपोप्लेजिया हो चुका है. ठीक है, सो इट इज़ एन इंट्रिंसिक और एंडोजीनस स्टेनिंग. इंट्रिंसिक और endogenous stain, that is enamel hypoplasia. Next, if a distance between the nasion to point A and point B is increased, what will happen? अगर nasion से point A और nasion से point B का डिफरेंस जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर दे तो A B एंगल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. A and B एंगल विल इंक्रीज. नेक्स्ट, एक पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, उसके मुंह में कुछ डाला हुआ है जिससे कि हाइट नाप रहे हैं. ठीक है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा ओरल गॉथिक आर्च ट्रेसर. ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स यूज फॉर? एक्स्ट्रा ओरल गॉथिक आर्च ट्रेसर जो होता है वो हाइट को नापने के लिए यूज़ किया जाता है. द हाइट ट्रेसर that was given in 1986. The height tracer is one of the 4 components of the component assembly, which consists of an upper bearing plate, lower bearing plate with a central screw and a scriber point to be attached to the upper rim, and a tracing platform which extends in forward direction and is attached to the rim. Basically height को trace करने जो इंट्राओरल हाइट होती है मैक्सिला टू मैंडिबल उसको ट्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, गट्टा पर्चा कैन बी डिजॉल्व इन ऑल एक्सेप्ट व्हाट? गट्टा पर्चा जाइलिन में डिजॉल्व हो सकता है, क्लोरोफॉर्म में, हेलोथेन में, बट गट्टा पर्चा कैन नॉट बी डिजॉल्व इन एसीटोन. ना ही एसीटोन के अंदर डिजॉल्व होता है, ना ही वो यूजिनॉल के अंदर डिजॉल्व होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज इंक्लूडेड इन अनकॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर? अनकॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर का मतलब है कि आपका पल्प इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है. There is no involvement of pulp and there is no involvement of cementum. Uncomplicated fracture का मतलब है सिर्फ enamel और आपका dentin जो है that is involved. Next, arrange the drugs with the highest potency in increasing order. 5 ड्रग दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इसको लगाना है. ठीक है, हाईएस्ट पोटेंसी में सबसे कम पोटेंसी होती है नाइट्रस ऑक्साइड की, फिर आती है आइसोफ्लूरिन की, फिर आती है हेलोथेन की, फिर आती है मिथॉक्सीफ्लूरिन की. ठीक है, हाईएस्ट पोटेंसी इज ऑफ मिथॉक्सीफ्लूरिन. ठीक है, highest frequencies of methoxyfluorine among the given options. Next, the lethal dose of radiation is when there is the serious radiation sickness and marrow destruction above how many times? तो lethal dose जो होती है वो 300 REMS के बराबर होती है. ठीक है, 300 REMS के बराबर हमारी lethal dose हो जाती है. इसमें आपको सीरियस रेडिएशन सिकनेस होना शुरू हो जाती है और मैरो डिप्रेशन या मैरो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है. नेक्स्ट, सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस बाय व्हाट? सैम्पलिंग एरर हम सैंपल का साइज इंक्रीज करके रिड्यूस कर सकते हैं. सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज. नेक्स्ट, मिस्टर मैत्री सरकार इज अ 38-year-old मेल विद सिंगल स्टेलेट हाइपोपिगमेंटेड स्किन लीजन. सिंगल स्टेलेट हाइपोपिगमेंटेड स्किन लीजन है एंड थिकनिंग ऑफ द नर्व इज देयर. विद डोज इज टू बी गिवन इन NLEP. इसमें आंसर दे रखा है A, जो कि ग्रीन कलर का पैकेट है, दैट इज गिवन फॉर 6 months. ओके,
अंडर NLEP दैट इज नेशनल लेप्रोसी एरियाडिकेशन प्रोग्राम, जो MDT ब्लिस्टर पैक्स होते हैं वो कलर कोडेड होते हैं बाय एज, ठीक है, कलर कोडेड क्या होते हैं, बाय एज होते हैं। ग्रीन जो होती है दैट इज़ फॉर अडल्ट डोज, ठीक है, ग्रीन कलर का पत्ता अगर आपके पास होगा तो दैट इज़ फॉर अडल्ट डोज। ऑरेंज कलर का पत्ता होगा तो वो चाइल्ड डोज होगी, ठीक है। ये ग्रीन ऑरेंज का अगर पत्ता दिखाया हुआ है तो इट इज़ अ लेप्रोसी एसोसिएटेड, ठीक है। योर पेशेंट इज सिग्मल हैविंग सिंगल हाइपोपिगमेंटेड लीजन विद नर्व थिकनिंग दैट इज नोन एज पॉसोसिलरी PB लेप्रोसी, पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी, पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी हुई है उसको। पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी पेशेंट्स रिसीव MDT मल्टी ड्रग थेरेपी and the same drug are used, but the doses of the drugs are different by age. Green versus orange does not represent कि आपका किस तरह का लीजन है, लेकिन adult versus pediatric doses ये शो करता है। नेक्स्ट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन में लीड टू व्हाट? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से आपका सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, एनल कैंसर हो सकता है, ओरोफेरेंजियल कैंसर हो सकता है एंड लैरेंजियल पैपिलोमेटोसिस हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर एंड लैरेंजियल पैपिलोमेटोसिस कैन बी कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए क्या ट्रू है? फॉर रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रू स्टेटमेंट्स आर कि आपकी डोज जो होती है वो 20 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी होती है, ठीक है, 20 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी होती है डोज। इफ़ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट देन गिव इक्वाइन इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। इक्वाइन इम्यूनोग्लोबिन वो होती है जो कि आप हॉर्स से डिराइव करते हो, ठीक है, दीज आर द इम्यूनोग्लोबिन्स डिराइव्ड फ्रॉम द हॉर्स मैन। नेक्स्ट, अ प्रेग्नेंट वुमन हैज़ अ डेंटल केरियस लीजन, शी इज एजुकेटेड फॉर प्रिवेंटिंग केरीज इन द न्यूबॉर्न चाइल्ड, उसको एजुकेट किया जा रहा है। दिस टाइप ऑफ प्रिवेंशन विल कम अंडर व्हाट? दिस टाइप ऑफ प्रिवेंशन विल कम अंडर द प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है, इट इज़ अ प्रीमोडियल मोड ऑफ प्रिवेंशन। विच एंटीकोएगुलेंट इज एडेड टू स्टोर्ड ब्लड? स्टोर्ड ब्लड के अंदर एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज ऐड किया जाता है, ठीक है। स्टोर्ड ब्लड के अंदर एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीकोएगुलेंट इन द ब्लड बैंक्स। इट प्रिवेंट्स कोएगुलेशन बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है, इट विल प्रिवेंट द कोएगुलेशन बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ द कैल्शियम आयंस। Next, mummy dust is seen in what? Mummy dust is seen in non-vital dehydrated pulp. Non-vital dehydrated pulp के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता vitality टेस्ट के लिए, ठीक है। So the pulp is dry, degranulated and this pulp, इसके अंदर का जो मटेरियल होता है इसको कहते हैं मम्मी डस्ट। Next we will talk about dummy sucking. Dummy sucking is a non-nutritive sucking of pacifier or dummy that is not associated with feeding, ठीक है। इट रेफर्स टू इन्फेंट सकिंग बिहेवियर यूज फॉर कंट्रोल ऑफ सेल्फ सूदिंग बिहेवियर रादर देन ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्स होता है डमी सकिंग का वो इन्फेंट की नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करवाता है, उसको काम करवाता है, उसको सेटल करवाता है एंड इट हेल्प्स विद द स्लीप ऑफ द इन्फेंट, ओके। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू सिमेट्रिकल ओपन बाइट, ओके, एंटीरियर ओपन बाइट हो जाती है कभी कभार। डमी सकिंग प्रोसीजर्स or produces an anterior open bite in the deciduous dentition which is usually symmetrical in nature, क्योंकि बच्चे के मुंह में 24 घंटे वो पैसिफायर रह रहा है इसकी वजह से। Which type of movement is possible with the aligner, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस आप टिक कर सकते हो। अलाइनर से आप टिपिंग मूवमेंट कर सकते हो, मिड लाइन डिस्क्रिपेंसी को ठीक कर सकते हो एंड अलाइनर से यू कैन इंट्रूड एंड एक्सट्रूड, ठीक है। अलाइनर से 3 चीज़ें कर सकते हो, टिपिंग मूवमेंट, मिड लाइन डिस्क्रिपेंसी ठीक कर सकते हो, इंट्रूजन और एक्सट्रूजन की मूवमेंट करवा सकते हो। अलाइनर आपका कभी भी ओपन बाइट करेक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। जो एक्रेलिक अलाइनर्स होते हैं या फिर जो टेम्परेरी अलाइनर्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स, दैट कैन नॉट बी यूज फॉर ओपन बाइट करेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर अपाइकल रूट फ्रैक्चर? अपाइकल रूट फ्रैक्चर हमें पता है उसका मैक्सिमम प्रोग्नोसिस होता है इफ़ द टूथ इज नॉन मोबाइल, ठीक है। सो देयर इज नो ट्रीटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड अगर टूथ मोबाइल नहीं है। Fractures in the apical third usually display no mobility and generally do not require any treatment. Root fracture at the cervical third often requires extraction. When the coronal fragment shows severe mobility, there is no other option for but extraction. Root fractures at the middle third have favorable prognosis. ठीक है? Next, endodontically treated tooth having post and core crown has the highest incidence of dash and having symptoms of dash and having dash appearance radiographically. ठीक है, हाईएस्ट इंसिडेंस रहता है एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ का ऑफ द वर्टिकल रूट फ्रैक्चर, ठीक है, और उसके पास सिम्टम्स होते हैं ऑफ नैगिंग पेन, ठीक है। वर्टिकल रूट फ्रैक्चर रहेगा, नैगिंग पेन रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ द रेडियोग्राफिक अपीयरेंस विल बी नॉर्मल। पोस्ट एंड कोर एक ऐसी चीज़ है
that has high incidence of vertical root fracture. VRF बहुत commonly हो जाता है. Pain on biting is most commonly there. ठीक है. It is the main symptom of the vertical root fracture but appears to be normal in radiographs. मतलब रेडियोग्राफ की अपीयरेंस उसकी नॉर्मली रहेगी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू परफॉर्म द इनिशियल स्कैलोपिंग इंसिजन इन द मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप. इनिशियल स्कैलोपिंग इंसिजन आप दोगे नंबर 15 बीपी ब्लेड से. ठीक है. नंबर 15 बीपी ब्लेड और नंबर 15C बीपी ब्लेड. 15C जो होता है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, हल्का सा कर्व होता है, हल्का मतलब टोटल 5 डिग्रीज कर्व एंड इज मोर शार्पर, मोर प्लेनर दैन 15. ठीक है. इट इज़ फॉर यूजिंग इन इनिशियल स्कैलोपिंग इंसिजन. स्कैलोपिंग टाइप इंसिजन में ये यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, नॉर्मल इंडिविजुअल विद क्लास 1 मालोक्लूजन हैज़ व्हाट. जो क्लास 1 मालोक्लूजन है नॉर्मल इंडिविजुअल में, तो उसमें माइल्ड फॉरवर्ड रोटेशन होती है. ठीक है. फॉर एन एवरेज इंडिविजुअल विद द नॉर्मल वर्टिकल फेशियल प्रोपोर्शंस देयर इज अबाउट -15 डिग्रीज फॉरवर्ड इंटरनल रोटेशन फ्रॉम एज ऑफ 4 टू अडल्ट लाइफ. ठीक है. तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजिड. आपको ये पूरा एक एग्जांपल दे रखा है, एक पूरा डायग्राम दे रखा है. तो आइसोनियाजिड इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ मायोकोलिक एसिड. ठीक है. तो मायोकोलिक एसिड का सिंथेसिस जो है इट इनहिबिट्स in the cell wall of the Mycobacterium tuberculosis bacteria. That's the key mechanism of the isoniazid antimicrobial action. Next, which of the following options correctly represent the increasing order of potency in inhalational anesthetic agents? Inhalational anesthetic agent में आपके पास सबसे कम होती है नाइट्रस ऑक्साइड की, फिर आती है आइसोफ्लूरिन की, फिर आती है हेलोथेन की, और सबसे ज़्यादा पोटेंट इन 4 ऑप्शन में से है मिथॉक्सीफ्लूरिन. Next, a 30-year-old female patient presented in the psychiatry OPD with symptoms of hypomania. She has a past history of maniac attack and wants to conceive. Which of the following drug is most teratogenic that is used in maniac patients? ठीक है. तो olanzapine. Olanzapine is an antipsychotic medication that can be used to treat severe mental conditions like schizophrenia and bipolar disorders. It balances the level of dopamine and serotonin in the body. ठीक है. डोपामिन और सेरोटोनिन को ओलाजापाइन जो है बैलेंस कर देता है. दीज सब्सटेंसेस हेल्प रेगुलेट योर मूड एंड बिहेवियर एंड थॉट्स. ठीक है. नेक्स्ट, अ पेशेंट विद साइकोसिस वाज बीइंग ट्रीटेड विद रिस्पेरिडोन. पेशेंट साइकोसिस का है, वो रिस्पेरिडोन से उसको ट्रीट कर रहे हैं. ही प्रेजेंटेड टू यू इन द इमरजेंसी विद अपवर्ड फिक्स्ड गेज. ऊपर को देख रहा है और फिक्स्ड गेज है. व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट? यू विल गो फॉर इंट्रामस्कुलर प्रोमेथाजीन. ठीक है. ऐसे पेशेंट को जो कि साइकोसिस से है, ऊपर ही देखे जा रहा है, उसको आप इंट्रामस्कुलर प्रोमेथाजीन देते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट एजेंट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एजिथ्रोप्रिन यूज नहीं होता. सल्फासैलिजीन यूज होता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन यूज होता है, मेथोट्रेक्सेट यूज होता है, बट एजिथ्रोप्रिन इज नॉट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ये जो एजाथियोप्रिन है ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होता है दैट इज यूज्ड इन टू सप्रेस द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जैसे कि ट्रांसप्लांट केसेस, ऑटोइम्यून डिसीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, रीनल डिजीजेस, डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी के अंदर ये यूज होता है. नेक्स्ट, 20-year-old boy was brought to the emergency room after consuming some unknown substance. Patient is sweating profusely, saliva is drooling from his mouth, tears were present. The boy had involuntary urination and diarrhea. On examination, the heartbeat was 58 beats per minute. Okay, and the blood pressure was low, that is 80/60 millimeter of mercury. Which of the following drug of choice is there for the treatment of this patient for that particular moment only? तो आप उसको atropine देते हो for emergency management. Next, which of the following factor in plasma concentration versus time graph is a measure of extent of drug absorption of a drug? ठीक है. extent of drug absorption जो है वो area under the curve show करता है. The area under the curve will show the extent of drug absorption. Next, India is a diverse country having wealth of different cultures, languages. What is the correct statement? The physician should emphasize on communication. Due to emphasis on communication, patient का cultural extent के जो diseases हैं उनको भी physician जो है वो easily समझ पाएगा. तो ये दो हमारे पास correct statement है. Next, a person is reported with chronic hepatitis B infection. Chronic hepatitis B infection है उसको. Which of the following serum markers are likely to be seen in the profile? तो इसमें HBS antigen will be positive, anti-HBS antigen will be positive, anti-HBS antibody will be positive, anti-HBS will be positive, HPV DNA will be positive. ठीक है. ये चारों चीज़ें पॉजिटिव होती है. नेक्स्ट, एज पर NTEP दैट इज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, हाई प्रायोरिटी TB HIV डिस्ट्रिक्ट इज डिफाइंड एज व्हाट. TB HIV बोल रहे हैं हम इसमें. ठीक है.
हाई प्रायोरिटी उसको बोलेंगे जहाँ पे ग्रेटर देन 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टीबी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ध्यान से सुनना कि सारे टीबी वाले इंडिविजुअल्स उसमें से 10% जो लोग हैं उनको टीबी के साथ साथ HIV भी प्रेजेंट है, तब उसको हम हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिस एक्स प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज़ 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक लड़की है जिसका प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव रिगार्डिंग द नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए आप उसको सिर्फ प्रोफाइलेक्टिक चीज़ें बताओगे, दैट शी शुड नॉट कंज्यूम मोर देन 30% ऑफ द कैलोरीज एंड मोस्ट ऑफ द कैलोरीज मस्ट कम फ्रॉम द फैट, ठीक है। उसको डायरेक्टली शुगर नहीं लेना है, ठीक है। एंड शी शुड कंज्यूम लेस देन 500 मिलीग्राम ऑफ सोडियम पर डे, मतलब उससे कम, लेस देन 500, उससे ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर सकती, ठीक है। प्लस जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा खाने, उसकी कोई डोज नहीं होती, ठीक है, वो ज़्यादा खा सकती है, उसकी कोई फिक्स डोज की अगर आपको ऑप्शन दिया है तो दैट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर कह रहा है कि डाइट विद लेस कोलेस्ट्रॉल खाने, तो कोलेस्ट्रॉल से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोलेस्ट्रॉल से शुगर नहीं मिलती किसी को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट anti-CMV IgG एंटीबॉडीज़। anti-CMV IgG एंटीबॉडीज़ जो होते हैं दे एविडली ऐसे हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग पास्ट एंड प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। पास्ट इन्फेक्शन और अभी लाइव प्राइमरी इन्फेक्शन, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए IgG एंटीबॉडी जो यूज़ होता है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलाइटिस। मॉलिक्यूलाइटिस में हमारे पास एग्जांपल होता है यूरिया प्लाज्मा, यूरिया लेटिकम, ठीक है। माइकोप्लाज्म आर प्रोकैरियोट्स विद द क्लास मॉलिक्यूलाइटिस or molecules and are smallest free living self-replicating microorganisms. Next, which of the following is false regarding Human Genome Project? Human Genome Project में collaboration होती है many countries की, that's a true statement. 20,000 total genes जो थी वो identify की गई थी and it uses modern sequencing techniques. Human Genome Project में modern sequencing projects techniques जो थी वो use की गई थी। चौथा है कि it took less than 2 years to discover। ये बहुत ही lame statement है, लेकिन यही statement है जो गलत है। इट लेस देन 2 years तो नहीं लिए थे, बहुत टाइम लिया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनहिबिटर दैट इज यूज्ड इन द ग्राफ। तो इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दैट इज बीइंग यूज्ड इन द ग्राफ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक ही पॉइंट के लिए आपको ग्राफ में कॉम्पीट कर रहा है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ग्राफ दे रखा होगा, उसमें दोनों एक ही पॉइंट से जाके क्रॉस सेक्शन से निकल रहे हैं, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नेक्स्ट, ecosanoids are formed from what? Ecosanoids, they are formed from arachidonic acid. Ecosanoids are formed from arachidonic acid. Next, uracil was found in the genetic code. Uracil genetic code के अंदर मिला. Which vitamin deficiency leads to this condition? Uracil genetic code के अंदर मिल रहा है, तो वहाँ पे vitamin जो folate है उसकी deficiency होती है। Folate deficiency causes massive incorporation of uracil into the human DNA. ह्यूमन DNA के अंदर बहुत ज़्यादा यूरेसिल हो जाते हैं, दैट इज़ 4 मिलियन पर सेल हो जाते हैं, और क्रोमोसोम जो है ब्रेक करना शुरू कर जाता है, दैट ड्यू टू मैक्सिमम फॉलेट डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, इन MSUD दैट इज मेपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। वैलिन रिस्ट्रिक्टेड होता है, ल्यूसिन रिस्ट्रिक्टेड होता है, आइसोल्यूसिन रिस्ट्रिक्टेड होता है, 3 चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है। बट मीथियोनिन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। मीथियोनिन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन दिस MSUD। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर। तो सेटुक्सीमैब इज नॉट अ इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर, ठीक है। निवोलुमैब होता है, एटिजोलुमैब होता है, पेम्ब्रोलिजुमैब होता है, ठीक है। बट सेटुक्सीमैब इज नॉट अ इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर। नेक्स्ट, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फोमाइड इज व्हाट? इट इज 4-हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फोमाइड, ठीक है। एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फोमाइड इज 4-हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेग्नेंट फीमेल है, हिस्ट्री है लेप्टोमेटस लेप्रोसी की, प्रेजेंट कर रही है OPD में विद द टाइप 2 लैप्रा रिएक्शन। व्हाट शुड बी द मैनेजमेंट? टाइप 2 लैप्रा रिएक्शन में यू विल ऐड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, जानने की जरूरत नहीं है, यू विल ऐड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन टाइप 2 लैप्रा रिएक्शन। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसमिशन रिक्वायर्स ब्लड डोनर स्क्रीनिंग ऑफ ऑल एक्सेप्ट व्हाट? देखो, ब्लड डोनर की स्क्रीनिंग की जाती है फॉर मलेरिया, फॉर HIV, फॉर हेपेटाइटिस B, लेकिन डेंगू की नहीं की जाती। डेंगू हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले स्क्रीन नहीं करती यूजुअली। एक येलोइश बहुत गंदी सी इमेज दे रखी है, ठीक है, जिसमें कि येलोइश उसमें डिपोजिशंस प्रेजेंट है। तो इमेज शोज व्हाट, सीधा ही पूछा हुआ है, इट इज कोलेस्टेरोलिसिस, ठीक है। कोलेस्टेरोलिसिस, इट इज अ गॉल ब्लैडर
डिजीज दैट इज हैपनिंग व्हेन गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट कर जाता है, फॉर्मिंग पॉलिप्स. इट इज ऑफन सिम्टमलेस बट पेन, इंडाइजेशन, फीवर, जॉन्डिस में अकर इन दिस पेशेंट्स. इफ सो द ट्रीटमेंट इज नेसेसरी. एक हिस्टोलॉजिकल स्लाइड दे रखी है, 15 साल का बच्चा है और टीबिया पे पेरियोस्टल रिएक्शन हो रखा है उसको. ठीक है, टीबिया पे पेरियोस्टल रिएक्शन हो रखा है. इट इज़ अ कंडीशन ऑफ ईविंग सार्कोमा. ठीक है, ईविंग सार्कोमा इज टाइप ऑफ पीडियाट्रिक कैंसर दैट फॉर्म्स इन बोन और सॉफ्ट टिश्यू. सिम्टम्स में इंक्लूड स्वेलिंग, पेन एट द साइड ऑफ ट्यूमर, फीवर एंड बोन फ्रैक्चर. द मोस्ट कॉमन एरियाज वेयर दिस ईविंग सार्कोमा डेवलप आर लेग्स, पेल्विस, चेस्ट एंड वॉल्स. ठीक है, इसमें अनियन पील अपीयरेंस दिखाई देती है, या फिर पेरियोस्टल रिएक्शन में अनियन पील अपीयरेंस दिखाई देती है. नेक्स्ट, सेल इन सेल अपीयरेंस इज सीन इन व्हाट? सेल इन सेल अपीयरेंस इज सीन इन एंटोसिस. एंटोसिस, ENTOSIS में सेल इन सेल अपीयरेंस दिखाई देती है. टॉलिडीन स्टेन क्या चीज स्टेन करता है? टॉलिडीन जो है इट विल स्टेन द मास्ट सेल्स. ओके, टॉलिडीन स्टेन विल स्टेन द मास्ट सेल्स. नेक्स्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी इज व्हाट? इनेट इम्यूनिटी में पार्ट क्या क्या चीज लेती है? अल्फा डिफेंसेंस होते हैं, गामा टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेक्टिन पाथवे होता है. अल्फा डिफेंसेंस, गामा टी लिम्फोसाइट्स एंड लेक्टिन पाथवे. ठीक है, दीज आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी. बी लिम्फोसाइट जो है वो पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी नहीं होता. बी लिम्फोसाइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी. नेक्स्ट, बैंडिंग टेक्निक इज यूज्ड इन डायसेंट्रिक क्रोमोसोम. कौन सी टेक्निक आप यूज़ करते हो? बैंडिंग टेक्निक जी. ठीक है, बैंडिंग टेक्निक जी आप यूज़ करते हो इन अ डायसेंट्रिक क्रोमोसोम. द जी बैंडिंग मेथड it uses Giemsa stain and it's most commonly used staining method as it can generate distinct chromosome specific patterns named as G banding. Next, what is seen in pleomorphic adenoma? Pleomorphic adenoma के अंदर क्या चीज़ दिखाई देती है आपको? So you will see chondroid differentiation in pleomorphic adenoma. Chondroid differentiation in pleomorphic adenoma. Next, in pregnancy, which coagulation factor is decreased? Pregnancy में coagulation factor 11 is decreased. कौन सा फैक्टर? फैक्टर 11 जो है वो डिक्रीज कर जाता है प्रेगनेंसी के अंदर. नेक्स्ट, विच इज़ फैमिलियल? फैमिलियल जो अकरेंस होती है वो रेटिनोब्लास्टोमा की होती है. ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा इज अ फैमिलियल कंडीशन. नेक्स्ट, इन न्यूरोसेक्रेटरी बॉडीज आर सीन इन ऑल एक्सेप्ट व्हाट? न्यूरोसेक्रेटरी बॉडीज आर सीन इन MTC, दे आर सीन इन पिट्यूटरी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, दे आर सीन इन गैंग्लियोमा. ठीक है, बट एड्रीनल कॉर्टिकल ट्यूमर में न्यूरोसेक्रेटरी बॉडीज जो है वो नहीं प्रेजेंट होती. एड्रीनल कॉर्टिकल ट्यूमर में न्यूरोसेक्रेटरी बॉडीज आर नॉट प्रेजेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ NK सेल मार्कर? CD68 जो होता है वो किलर NK सेल मार्कर होता है. ठीक है, इट्स एन CD68. नेक्स्ट, करेक्ट एंगुलेशन फॉर स्केलिंग इज व्हाट? स्केलिंग के लिए करेक्ट एंगुलेशन क्या होती है? स्केलिंग के लिए करेक्ट एंगुलेशन इज 45 to 90 डिग्रीज. ठीक है, 45 से 90 डिग्री इज द करेक्ट एंगुलेशन फॉर स्केलिंग. नेक्स्ट, हु हाइपोथेसाइज्ड दैट द ब्लड क्लॉट could be the first step in healing of a damaged dental pulp? Similar to the role of the blood clot in healing process observed in other areas. Dr. Nygaard Ostby, ठीक है, नाइगार्ड NYGAARD OSTBY, इन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि जैसे कि ब्लड क्लॉट के ऊपर इंजरी होती है तो उसमें सबसे पहले स्टेप जो होता है वो हीलिंग होता है. ठीक है, हीलिंग ऑफ द डैमेज्ड पल्प इज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, जैसे कि हमारा नॉर्मल ब्लड पे कहीं पे भी क्लॉट बन जाए या बॉडी में कहीं पे भी कट बच जाए तो वहाँ पे सबसे पहले ब्लड क्लॉट बनता है. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन हीलिंग. ये हाइपोथेसाइज किया था बाय नाइगार्ड ऑस्टबी ने. एंड द फाउंडेशन ऑफ रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स वाज आल्सो लेड बाय नाइगार्ड ऑस्टबी. ठीक है, नेक्स्ट, मायोसिन सीजेस टू बी इन कॉन्टैक्ट विद एक्टिन फिलामेंट्स एज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? देखो, मायोसिन तब तक एक्टिन के साथ रहता है जब तक कि मायोसिन के हेड के ऊपर ATP ना अटैच कर दे. जैसे ही मायोसिन के हेड के ऊपर ATP अटैच करेगा वैसे ही मायोसिन एक्टिन फिलामेंट को छोड़ देगा. ठीक है, अब आपके पास दो वेसल्स दे रखी हैं एक कंडीशन में. दो वेसल्स है, एक मोटी वेसल है, एक पतली वेसल है. ठीक है, डायमीटर के हिसाब से जो पतली वेसल है उसका डायमीटर है D और उसकी लेंथ है L. जो मोटी वेसल है उसका डायमीटर है ट्वाइस D यानी 2D और जो उसकी लेंथ है वो 2L है. ठीक है, दोनों में सेम प्रेशर चल रहा है, दोनों में फ्लो जो है वो लीनियर फ्लो पैटर्न से हो रहा है. ठीक है, तो जो B है, जो पतली वेसल है, उससे कितना ज़्यादा फ्लूइड जो है वो मोटी वेसल में ट्रैवल कर रहा होगा? तो आंसर इज 8 टाइम्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ट्वाइस लेंथ कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्यूब में चलती है. ठीक है, इफ़ वी डू इट ट्वाइस तो 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 टाइम्स वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगी इसके अंदर. मोटी वाली वेसल के अंदर 8 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम प्रेजेंट होगी फ्लूइड की. नेक्स्ट, काउंटर करंट मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी? काउंटर करंट मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन टेस्टिस, इट इज प्रेजेंट इन किडनी, इट इज प्रेजेंट इन गट एंड इट इज प्रेजेंट इन लंग्स.
ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म टेस्टिस, किडनीज, गट और लंग्स में प्रेजेंट होता है, बट काउंटर करंट मैकेनिज्म आई के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। आई डज नॉट हैव अ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द बॉडी। नेक्स्ट, TENS, दैट इज ट्रांस electrical nervous stimulation. It is used to relieve pain. Which of the following is the mechanism behind it? TENS जो है वो based है upon the gate control theory. क्या TENS की थेरेपी किसके ऊपर बेस्ड है? गेट कंट्रोल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट, विच फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन डज नॉट हैपन एट द हाई एल्टीट्यूड? हाई एल्टीट्यूड पे पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा ऐसा लगता है कि ज़्यादा सांस लेनी चाहिए, ज़्यादा सांस लेनी चाहिए। हिपॉक्सिया हो जाता है, उसके साथ पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, ठीक है। बट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विल नॉट अकर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विल नॉट अकर, ठीक है। देयर विल बी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, अगर ज़्यादा चांसेस रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के होते हैं। नेक्स्ट, आपने मैंडिबुलर मोलर को एक्सट्रैक्ट किया है, नॉर्मल एनाटॉमी के साथ उसकी एक एक्स्ट्रा रूट भी है। व्हाट विल बी दिस कंडीशन? इट इज़ रैडिक्स एंटोमोलारिस। अगर वो लिंगुली प्रेजेंट है रूट तो हम कहेंगे रैडिक्स एंटोमोलारिस, और अगर वो बकली प्रेजेंट है तो वी विल कॉल इट एज रैडिक्स पैरामोलारिस। बकली इज पैरा। नेक्स्ट, आपके पास एक एलिवेटर दे रखा है, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल एपेक्सो एलिवेटर। इमेज दे रखी है, इट इज़ अ सिंपल एपेक्सो एलिवेटर, देख के पता चल जाएगा। नेक्स्ट, फोन्स ब्रशिंग टेक्निक इज यूज फॉर व्हाट? फोन्स ब्रशिंग टेक्निक FONES, इट इज़ यूज फॉर यंग चिल्ड्रन, फिजिकली और इमोशनली हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल्स, पेशेंट हु लैक डेक्सटेरिटी। मतलब इसमें दांतों के ऊपर ब्रश को रखना है और आगे पीछे करना है, गोल गोल घुमाना उसको, ठीक है। इट्स अ फोन टेक्निक। नेक्स्ट, आपके पास एक पेरिफेरल ब्लड स्मीयर दिया हुआ है जिसमें RBC जो है वो बिल्कुल पतले पतले रिंग की तरह हो गए, ठीक है। तो व्हाट इज इट? इट इज़ हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। क्या होगा ये? हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोटीन्स इज व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स, इट इज़ अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटीन के अंदर हमेशा एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है,